फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़ी देर में अनिल जी से जानेंगे कि अब बाजार की चाल कैसे रह सकती है। भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ बेहतरीन पिक्स लेकर, पर उससे पहले एसबीआई पर डालिए नजर, क्योंकि देश के दिग्गज पीएसयू बैंक्स के नंबर्स आ गए हैं और नंबर्स काफी मजबूत रहे हैं। अगर आप देखें तो मुनाफे में 52% का उछाल आपने एसबीआई के लिए आते हुए देखा है। यही नहीं, साथ में हम देख भी रहे हैं कि एसेट क्वालिटी में बढ़िया सुधार आया है बैंक की तरफ से, ये अच्छा फिगर है। प्रोविजनिंग्स में हमने गिरावट आती हुई देखी है, यहां पर भी आप राहत के संकेत देख रहे हैं। 1300 करोड़ से घटकर प्रोविजनिंग आई है तकरीबन 10,120 करोड़ की, तो एक बड़ी गिरावट आई है प्रोविजनिंग में। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो का बैंक का 88% है। ग्रॉस एनपीएस 5.4% से घटकर 5.2% आए हैं। नेट एनपीएस ऑलमोस्ट 1.9% से घटकर आए हैं 1.6% के। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो एसबीआई की तरफ से दमदार प्रदर्शन आते हुए दिख रहा है। हालांकि मार्केट का रुझान उतार चढ़ाव वाला है, पर अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें तो एसबीआई ऑलरेडी 185 से 200 प्लस की रैली दिखा चुका है, और अगर आज इतनी वॉलेटाइल मार्केट नहीं होती तो शायद और एक्शन आप एसबीआई पर देते। जानेंगे एसबीआई पर राय, जानेंगे कुछ और स्टॉक्स पर राय, पर सबसे पहले मार्केट्स पर राय जानते हैं अनिल सिंघवी के साथ। अनिल जी, बहुत ही उतार चढ़ाव वाला दिन रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप साहब भी बयान देकर गए, वो कह रहे हैं कि देखिए मैं जीतने तो वाला हूं, पर अब मैं नतीजों को कॉन्टेस्ट करूंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर जाऊंगा। जब ये उन्होंने कहा तो डाउ फ्यूचर्स 400 अंक फिसले थे सर। अब डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए, सिर्फ 30 अंक नीचे हैं। इतनी वॉलेटिलिटी कभी देखिए, एक दिन में इतनी बार उतार चढ़ाव होता हुआ? नहीं देखी तो नहीं दीप, लेकिन अंदाजा सही लगाया था कि इतनी होगी। ये बात तो सही है कि इतनी कम देखने को मिलती है, और एक ही दिन में आपको सब कुछ दिख जाए ऐसा कम होता है, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइन पर है। और जिस तरह के चुनाव के पहले से रुझान दिख रहे थे ऐसा लग रहा था, और इसीलिए हम बार बार सुबह से यही कह रहे थे कि देखो दिन के दौरान इतना उतार चढ़ाव होगा कि आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, और वही होता हुआ दिख रहा है। और अभी भी वही बात है, कहीं कोई अंदाजा लगाने की कोशिश करना ही गलत है एक्चुअली कि क्या होगा एग्जैक्टली, तस्वीर कब और कैसे कितनी साफ होगी। ये जब देखिए वही वाली बात है ना, ट्रंप साहब एक तरफ तो बोलते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, दूसरी तरफ कहते हैं मैं तो सुप्रीम कोर्ट में। भाई जब जीत रहे तो क्यों जा रहे? जो हारने वाला जाता है ना, जीतने वाला कौन जाता है? आपको कौन सा मार्जिन से बताना कि मैं इतनी लीड से जीता? तो इसका मतलब क्लियर कट है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे उनको भी भरोसा नहीं। दूसरे डेटा ये दिखा रहे हैं कि क्लोज फिनिश है, जीत भी सकते हैं। इसीलिए आप देखिए 400 400 300 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो बस पॉइंट यही है दीप, की बजाय इसके कि क्या होगा इसका प्रेडिक्शन करें, बेहतर यही है एक काम करना चाहिए, और वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना चाहिए। जो लेवल्स हैं वो ध्यान में रखें, और अगर ट्रेड कम से कम करेंगे तो बेहतर, और अगर आप करना ही चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि ये उतार चढ़ाव अगले 1.5 घंटे में भी रहेगा, रात में अमेरिका में भी रहेगा, और हो सकता है कल फिर से हमें इससे जूझना पड़े। तो जिनकी एपेटाइट है रिस्क लेने की, जिनकी ताकत है, क्षमता है, वो अपनी क्षमता और ताकत से 20% 25% काम करे तो ठीक, ना करे तो और भी बढ़िया। मैं तो फिर से सुबह से कह रहा हूँ कि आराम से आप देखें। हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए मौके बन सकते हैं, लेकिन ट्रेडर्स को सावधान रहने की जरूरत है। इस तरह के बाजार में मौके दोनों तरफ के ऊपर नीचे होते दिखेंगे। आइए इन्हीं मौकों में इन्वेस्टमेंट के और ट्रेडिंग के मौके तलाशते हैं। हमारे साथ भसीन साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, करते हैं उनका स्वागत। भसीन साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, इस वक्त एक बार तो अगर बाजार का आप आउटलुक देना चाहें तो वो भी बताएं, और साथ ही अपने अपडेट्स भी। तो अनिल जी, बाजार का आउटलुक आपको पता है कि ये तो मेरे हाथ में है नहीं, जो बाहर हो रहा है और रात के समय वहां पे अटकली लग रही है। बट वट एवर सेड एंड डन, इन द नेक्स्ट 2 डेज वहां पे डिसीजन आ जाएगा। एंड आइदर वे आपको स्टिमुलस तो बहुत बड़ा आएगा। अब चाहे ट्रंप आए या बाइडन आए या थोड़ा सा डिस्प्यूट है, आई थिंक ओवर राइडिंग whoever is to be done, ये फ्राइडे तक आपको कल ही हो सकता है, आपको यू गेट द अनाउंसमेंट। दूसरी बात, हमारे यहाँ तो रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, वीक डॉलर है, इन्फ्लेशन अच्छा है, तो हमारे यहाँ तो आई थिंक पेसिमिज्म इज मोर बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। और जैसे आपने कहा, अगर थोड़ी सी आपके पास रिस्क एपेटाइट है तभी आपको लेने की चेष्टा करनी चाहिए। यू हैड अ सुपर्ब रन, बैंक निफ्टी आज 25,788 बिक गया, तो आई कांट कंप्लेन, बट बने रहिए, क्योंकि मार्केट में अभी तो शुरुआत है। और मुझे यहाँ से दिवाली पे आपको कहा हुआ है 26,500 दिख रहा है बैंक निफ्टी, और 12,000 से ऊपर दिख रहा है निफ्टी। तो बने रहने की ही चेष्टा कीजिए और क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए। लुक एट द स्ट्रेंथ इन ऑटो, लुक एट द स्ट्रेंथ इन बैंक्स। और मुझे तो स्टेट बैंक के नंबर्स भी बहुत पसंद आए हैं। आई थिंक देयर नेट इंटरेस्ट इनकम हैज बीन अ रिकॉर्ड, और प्रोविजन कवरेज रेशियो नाउ 88%। तो आई थिंक ऑल द रिजल्ट्स आर कमिंग बेटर देन एस्टिमेट।
सुबह का अपडेट ये सर, बीपीसीएल में अभी भी बाय है। बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन आई वुड अगेन रीइटरेट, बैंक्स आर गोइंग टू बी द टोस्ट ऑफ द कलर फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मंथ्स एंड द ईयर। अब आप कहें तो दो बाइज हैं, लेकिन ये क्वालिटी स्टॉक्स है जो मैं कह रहा हूँ, वन इज रिलेटेड टू ऑटो एंड वन इज रिलेटेड टू एनर्जी। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी बसीन साहब बताएं सर। तो पहला तो आएगा सर दिग्गज रिलायंस, 1905 1908 में लीजिए, 1875 का स्टॉप लॉस, 2050 से 2075 का ट्रेडर के लिए 2100 का टारगेट। रिलायंस में जो अनहोनी होनी थी, रूमर मॉन्गरिंग, वो सब हो चुकी है, लेने की चेष्टा कीजिए। अब दूसरा बाय जो है वो मेरे हिसाब से इज अनक्वेश्चनेबली नॉट अ बाय फॉर टुडे टुमारो बट टिल नेक्स्ट दिवाली। ये मेरी दिवाली पिक भी होगी अनिल जी, अगर लोग बाग पूछते हैं तो। सबसे इंडिया का लार्जेस्ट ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्टर and the largest player for defense and forging, third largest player in the world, Bharat Forge, 459.60 का भाव है, 450 का स्टॉप लॉस रखिए। इसका मुझे टारगेट 495 अप टू 500 दिखता है इन द नेक्स्ट वीक, बट ये 600 रुपए का शेयर होना चाहिए। सिंपल चीज है अनिल जी, जैसे आपने अशोक लीलैंड और टाटा मोटर में इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देखी है, व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल एंड ट्रक्स इन द यूएस आर शोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस, और वो जो फॉलो थ्रू इस स्टिमुलस का होएगा, इट विल ऑल फ्लो इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत फोर्ज अनक्वेश्चनेबली विल बी द बिगेस्ट गेनर इन द नेक्स्ट 1 year ऑन ऑल टू डू विद ऑटो कंपोनेंट्स एंड इन द फोर्जिंग इंडस्ट्री। ये मेरा आज का, अगले महीने का और अगली दिवाली तक का टॉप पिक है। तो दिवाली तक के लिए आपके लिए है टॉपिक भारत फोर्ज, ये है आपके लिए राय। 450 ये स्टॉप लॉस लगाइए और 450 में 500 छोटा टारगेट और साथ ही 600 रुपये का टारगेट रखें आप इन्वेस्टमेंट के लिए। आज से रिलायंस खरीदें 2075-2100 तक के टारगेट के लिए, ये है आपके लिए राय। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब। 2:50 पर फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बनाए वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मुझे लगता है दोनों तरफ की मूव आएंगे। मुझे बेचना है मुथूट फिनांस, 1151 1150 के करंट भाव से बेचे। एक 10-11 रुपए का स्टॉप लॉस होगा मेरा, 1161 का स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है 1110 तक एक 30-40 रुपए की मूव आज और कल तक आनी चाहिए। ओके, तो मुथूट फाइनेंस को बेचना है। कल से हम देख रहे हैं एक बड़ा ब्रेकडाउन आया है स्टॉक में, और फिलहाल भी अगर आप देखें तो यहाँ पर गिरावट दिखती हुई आ रही है। पर आइए कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें। अदानी एंटरप्राइजेस, इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। हमारे पास इसका प्रीव्यू तो नहीं है क्योंकि बहुत कम रिपोर्ट्स आती हैं प्रीव्यू के लेकर, पर मैं आपको एक बार नंबर्स दिखा देता हूं। और कुणाल जी आप तब तक चार्ट भी पुल अप कर लीजिए, क्योंकि मुनाफे में आया है बड़ा उछाल, और इसलिए हम देख रहे हैं कि स्टॉक में भी आप फिलहाल तेजी बनते हुए देख रहे हैं। मुनाफा इनका आया है लगभग 435 करोड़ रुपीस का। उसको फिर एडजस्ट करके देखें तो 362 करोड़ रुपीस का मुनाफा आया है, और पिछले तिमाही में, इस साल पिछले तिमाही में इनका मुनाफा था लगभग 50 करोड़ का। तो वहाँ से एक शानदार बढ़त आती हुई देखिए मुनाफे में हमें, और साथ ही कामकाजी मुनाफे में बढ़त आई है। आप देखें मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन होते हुए दिखाया है, और रेवेन्यू भी 9126 करोड़ का आया है, कंपेरेबल 8464 करोड़ का है। तो आय में अच्छी बढ़त है, कामकाजी तौर पर शानदार नतीजे आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में भी बड़ा उछाल आया है। कुणाल जी जरा इस पर नजर डाल के बताइए कि किस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको अदानी एंटरप्राइजेस के लिए। फिलहाल स्टॉक एकदम फ्लैट है। देखिए कमाल का चार्ट है दीपांशु, इसको मैंने पिक ऑफ द सीरीज के लिए चुना था 2-4 दिन पहले, और तब से देख रहे हैं कि एक तेजी बनी है। मुझे लगता है कि तेजी अभी भी कायम रहेगी। इस स्टॉक को और दूरी तय करनी है दीपांशु, जिस तरह का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि 360-362 के लेवल्स आपको इमीडिएटली देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करने की राय है। यहां एक स्टॉप लॉस 340 के नीचे रखें अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो 340 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। पहला लक्ष्य इसके लिए 360-362 रुपए का होगा।
ओके, 360 362 के लक्ष्य के लिए होल्ड करिए अदानी एंटरप्राइजेज। अच्छे नतीजे आते हुए, कल अदानी पोर्ट्स के नतीजे ठीक ठाक थे, पर गाइडेंस काफी मजबूत थी। नजर रखिए इन दोनों स्टॉक्स पर आइए जान लेते हैं कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं जहां पर बाजार की नजर है। मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी, यूएस इलेक्शन तो चल रहे हैं, पर बताइए बाजार के और कौन से अहम इवेंट्स पर नजर है। जो वायदा बाजार में कुछ बचे हैं वो हैं अपोलो टायर्स, पिडिलाइट, ल्यूपिन, एचपीसीएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एसआरएफ, इन तमाम कंपनियों के नंबर्स पर फोकस है। इसके अलावा कैबिनेट के फैसलों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है दोपहर 3 बजे, इस पर भी नजर रहेगी। एचपीसीएल बोर्ड बैठक में नतीजे तो आ रहे हैं, साथ ही बायबैक पर भी चर्चा होगी। यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक पर फोकस रहेगा। साथ ही कल से अगर बात करें वायदा बाजार में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कॉनकॉर्ड, टोरेंट पावर, बर्जर पेंट्स के नंबर्स आते दिखेंगे। यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी आ जाएगी, 2 दिन की बैठक खत्म होगी और फेडरल रिजर्व की पॉलिसी आती हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम मामले पर अगली सुनवाई जो है तो कल होने जा रही है 5 नवंबर को। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल निवेशक से बातचीत करने वाले हैं कल। साथ ही एलएनटी 18 रुपए प्रति शेयर के स्पेशल डिविडेंड जो दिए गए थे उसकी रिकॉर्ड डेट कल है। मुंबई, पुणे, हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के टेंडर के लिए पहली प्री बिड मीटिंग कल होने जा रही है। स्पाइसजेट बांग्लादेश के लिए 8 नई उड़ानें कल से शुरू करेगा। वहीं शुक्रवार के दिन सिप्ला आईटीसी निफ्टी स्पेस में अपने नतीजे पेश करेंगे। वायदा बाजार में एमआरएफ, बीईएल, ग्लेनमार्क फार्मा, बीएचईएल, बॉश, अशोक लेलैंड, यूनाइटेड ग्रुप, व्हील्स, टाटा कंज्यूमर, मनप्पुरम फाइनेंस, वोल्टास जैसे नंबर्स आते दिखेंगे। अंबुजा सीमेंट 70 रुपए प्रति शेयर के दाम पर जो अंतरिम डिविडेंड दिया था इसकी रिकॉर्ड डेट है शुक्रवार का दिन। वहीं रॉयल एनफील्ड की नई प्रोडक्ट मीटियोर 350 लॉन्च की जाएगी। असाही कंपाउंड की बाईबैक की बोर्ड बैठक होगी। वहीं शिपिंग कॉर्पोरेशन नॉन कोर असेट पर विचार करेगा एक बोर्ड बैठक में। ओके, तो ढेर सारे नतीजे आने वाले हैं, उनका इंतजार है। शुक्रिया मानसी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। पर एक बार फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जाना चाहूंगा मैं, क्योंकि इस पर काफी चर्चा में रहा है ये स्टॉक, इसके लैक ऑफ पार्टिसिपेशन की वजह से। अब भसीन साहब भी इस पर भरोसा जता के गए हैं, सेठी साहब ने कल भरोसा जताया था, पर सबसे पहले भरोसा इस पर जताया था अनिल जी ने, जिन्होंने आपके कहा था कि 1850 के आसपास स्टॉक को अब स्टेबलाइज होना चाहिए और स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं वो डरे नहीं, क्योंकि यहां से स्टॉक आपको अच्छे गेन्स दे सकता है। और देखिए तब से स्टॉक भी स्टेबलाइज हो गया है, गेन्स भी आई हैं और फिलहाल 1900 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। एक बार पहले देख लेते हैं कि अनिल जी ने इस पर क्या राय दी थी और फिर उनसे और जानकारी लेंगे। अनऑफिशियली जिस तरह की जो खबरें चल रही हैं वो खबरें भी सारी गलत बताई जा रही हैं। तो जो रिलायंस के इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर परेशान है कि क्या होगा आगे, के क्यों स्टॉक गिर रहा है, और जिन र्यूमर्स के दम पर कल गिरा था वो बेबुनियाद है, मतलब नहीं है। बिना मतलब लोग ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मेरा ये समझना है कि जो लोग रिलायंस लेकर बैठे हैं उन्हें बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आम इन्वेस्टर ट्रेडर होने के नाते अगर कोई खबर आएगी तो सबसे लास्ट में आपको पता चलेगी, जो कि अनऑफिशियली, स्पेशली ऑफिशियली होगी तब तो सबको पता चलेगा, और ऑफिशियली ऐसी कोई खबर है नहीं जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। तो कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रिलायंस की पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करें और हो सकता है आपको कहीं अच्छी खबर और सुनने को मिले और फिर आप पछताएं कि हमने 2200-2300 में नहीं बेचा और अब बेच रहे हैं, तो हम कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान कर जाएं। तो मेरा बहुत साफ साफ मानना है रिलायंस इज कंप्लीट क्लियर कट होल्ड। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए यहां से धीमे धीमे खरीदने का मौका है। अनिल जी, एकदम सटीक सलाह दी सर आपने रिलायंस के इन्वेस्टर्स को, और जिन लेवल्स से आपने बोला था कि स्टॉक रिवर्स होगा, देखिए वो लेवल्स होल्ड करके आज तो अच्छी तरह लीडरशिप भी दिखा रहा है रिलायंस। तो क्या समझना चाहिए अब इन्वेस्टर्स के लिए, क्या राय रहेगी सर रिलायंस के? दीप वही, और कल और आज 24 घंटे में राय बदलेगी नहीं। कल भी यही राय थी और 1850 के नीचे बंद नहीं हुआ। आपने कल देखा कि 1850 के नीचे बंद हो तो ही आपको चिंता करनी है। और आप देखिए कल सबसे अच्छा मौका कल था और आज सुबह थोड़ी देर के लिए जहां पर आप खरीद सकते थे। मुझे लगता है अब भी जब भी आपको 1850 से 1870-75 की रेंज में मिले वहां पर खरीदना चाहिए। ऊपर ऐसा नहीं कि कोई सरपट दौड़ लगा देगा या तुरंत भाग जाएगा, वैसा नहीं। ये इन्वेस्टर्स के लिए है। ट्रेडर्स के लिए तो देखिए अपने अपने स्टॉप लॉसेस होते हैं, तेजी या मंदी की तरफ, वो आपको फॉलो करनी चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टॉक। क्योंकि ट्रेड जब आप करते हैं तो वो क्वालिटी ऑफ स्टॉक से नहीं करते हैं, वो आप प्राइस से करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं उन्हें डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रिलायंस जैसे स्टॉक 10-10, 15%, 20% करेक्शन के बाद बेचे नहीं जाते, तब खरीदे जाते हैं। इन्हें बेचना तब होता है, अगर बेचना है तो जब वो पीक पर हों, न कि आप 15-15% करेक्शन होने के बाद। तो ये बहुत सिंपल साफ
फॉर्मूला है। और आज तो आप खबरें देख भी रहे हैं, कल एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद भाग लेंगे। वहाँ पर रतन टाटा साहब होंगे, मुकेश अंबानी जी होंगे, वहाँ पर दीपक पारेख साहब होंगे, नंदन नीलेकनी जी होंगे। तो अब इससे ज़्यादा सबूत किसी को क्या चाहिए? तो सब कुछ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो कुछ भी र्यूमर्स, जो कुछ भी अफवाहें, जिस वजह से लोग डरे हुए थे, नहीं तो आमतौर पर मैं र्यूमर्स, अफवाहों पर और इस तरह की खबरों पर किसी स्टॉक पर बात करना कम पसंद करता हूँ, लेकिन कल परसों में जिस तरह से ढेर सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पर घूम रहे थे, ढेर सारे मैसेजेस ट्विटर पर घूम रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक बार क्लेरिफाई करके, कई लोग कह रहे थे कि हमें एक रिलायबल वॉइस चाहिए जो बता सके भाई कि क्या करें रिलायंस में। और डर भी उनका वाजिब है कि अगर कुछ ख़राब खबर सुनने को मिले, स्टॉक बहुत गिर जाए तो क्या करें। लेकिन अब आपको तसल्ली हो जानी चाहिए, कहीं कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से पूरी तरह से होल्ड करें। ये राय कल भी थी, आज भी है, इसी समय कल भी थी, इसी समय आज भी है, कुछ भी नहीं बदला है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो तसल्ली तो आपने पहले ही दिला दी थी रिलायंस पर, और जिन लेवल्स को आपने कहा था रिलायंस रिस्पेक्ट करेगा, बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिखा है। चलिए कुछ और मार्केट एक्शन देख लेते हैं। बिगुल बजाते हैं जय ठक्कर के लिए, जय का जैकपॉट। गुड आफ्टरनून जय, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। दीपांशु, मैं कहूँगा कि देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में लोअर लेवल से बहुत ही अच्छी रिकवरी आई है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने अवरली चार्ट पर एक अच्छा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के जो लोज बने 25,142 के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही, मैं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट है। वो होल्ड करता है तो यहाँ से तेजी देखने मिलेगी। और कुछ प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स है जिसमें एक अच्छी तेजी देखने मिल रही है, जिसमें से एक में ब्रेकआउट आया है और वो है कोटक बैंक। 1620 के आसपास इसके स्पॉट लेवल्स है। इसके 1640 का कॉल ऑप्शन लेकर चलना है दीपांशु, जो करीब अभी 51-50-52 के रेंज में मिल रहा है हमें, 51-52 के रेंज में मिल रहा है। ये लेकर चलना चाहिए क्योंकि कोटक बैंक में हमने देखा है कि एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट भी आया है। सो इसका पहला टारगेट जो दीपांशु बन रहा है दैट कम्स टू अराउंड 61, सेकंड टारगेट बन रहा है 66, 61 और 66। ये दो टारगेट के लिए इसको खरीद कर चलना है कोटक बैंक को। और इसमें नीचे स्टॉप लॉस जो रहेगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 41 का, सो दीपांशु मैं कहूँगा कि इसका फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ है। फोर्थ वेव में एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट आने के बाद अवरली चार्ट्स में एक फिर से मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाई क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है और कहीं ना कहीं एक रनिंग ट्रायंगल पैटर्न में से भी ब्रेकआउट आया है। सो बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेट्स है कि एविडेंसेस है जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू कोटक बैंक अच्छा कर सकता है, इसलिए 1640 का कॉल ऑप्शन खरीदना है इसका। तो ये है राय आपके लिए कोटक बैंक में ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की। यहाँ पर तेजी करके चलें 61 से 66 रुपए के टारगेट के लिए। आइए कुणाल जी और राकेश जी के लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, हमारा भी पिक कोटक महिंद्रा बैंक है और इसको कल कुणाल जी ने अपने रॉकेट शेयर में भी रिकमेंड किया था और अब जिस खूबसूरती से यह स्टॉक निकला है, ये वाकई में रॉकेट होगा। बिल्कुल जय की राय से इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने 1640 की कॉल खरीदने की राय दी है। ये स्टॉक 1670, 1675 के भाव दिखाएगा इसी सीरीज में अगले कुछ दिनों में। काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकआउट है और जहां बैंक निफ्टी गिर रहा था, इस स्टॉक में बिल्कुल भी वीकनेस नहीं आई। ओवर टू कुणाल जी। देखिए एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है चार्ट पर। ये इंट्राडे चार्ट्स पर देखें तो 1600 का एक रेजिस्टेंस था जिसको पार करने में 4-5 दिन से स्ट्रगल कर रहा था। आज हम देख रहे हैं कि 1600 के ऊपर बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक निकला है और जिस तरह का मोमेंटम फ्यूचर्स में बना है, अगर आप फ्यूचर और कैश के दाम देखें तो चार्ट्स थोड़े अलग दिखते हैं। फ्यूचर के चार्ट पर एक क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक 1700 रुपए के लेवल्स भी दिखाने की कुवत रखता है, तो इन स्तरों पर बाय करके चले। 1600 से थोड़ा नीचे 1599 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट जो होगा 1660 रुपए का 1660, दूसरा टारगेट 1680 रुपए का है। बाय करने की राय है कोटक महिंद्रा में। तो 60-1680 ये दो टारगेट के लिए आप कोटक बैंक में करें खरीदारी। एकदम से कोटक बैंक पर सब लोग बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। हो क्यों ना, पिछले 15 मिनटों में जो मूव आया है वो बहुत ही तगड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त आता हुआ दिखा रही है। अब बैंक निफ्टी को भी ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर है सेंसेक्स। 350 अंकों की तेज उछाल दिखाता हुआ इस वक्त। इस बीच ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री के आ चुके हैं रिजल्ट आपके सामने। मुनाफा, कामकाजी मुनाफा 45 करोड़ से घटकर 32 करोड़ के आसपास का आया है।
ये है आपके लिए कामकाजी मुनाफे का आंकड़ा। बाकी आंकड़े भी मैं आपके सामने रख दूं। मुनाफा 49 करोड़ से बढ़कर अदानी एंटरप्राइजेज आ गया, माफ़ कीजिएगा, ग्रीन प्लाई के नतीजे में आपके सामने रखूंगा। फिलहाल कामकाजी मुनाफे का आंकड़ा आपके सामने है और बाकी आंकड़े भी हम आपके सामने रखेंगे। तब तक कुणाल जी चार्ट तैयार कीजिए। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कल के लेवल के आसपास है। क्या कुछ बड़ा एक्शन होने की उम्मीद की जाए? आय 380 करोड़ से घटकर 295 करोड़ आई, यानी कि आय में थोड़ी कमी आती हुई दिखी है, और मुनाफा 26 करोड़ से घटकर 19 करोड़, यानी कि थोड़े रिजल्ट्स हल्के ठंडे धीमे दिख रहे हैं। अनिल जी, चार्ट भी उसी तरह का धीमा और ठंडा चार्ट है, इसमें किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं है। केवल एक सिल्वर लाइनिंग अगर आप खोजें तो यह है कि 78 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है, काफी पुराना ट्रेडिशनल सपोर्ट है, तो बहुत मुमकिन है कि इन लेवल्स के आसपास आपको कुछ बाइंग आते हुए दिख जाए। लेकिन मेरी यहां पर ट्रेडिंग की राय नहीं है। मुझे लगता है कि 78 के नीचे जब स्टॉक जाएगा तो और कमजोर हो जाएगा, तो इन स्तरों पर अवॉइड करें। ये स्टॉक जब 82 का स्तर तोड़ देगा ऊपर की ओर, तब इसमें कुछ स्ट्रेंथ का संकेत आएगा, तब इस पर पुनः विचार करें। एक ग्रीन प्लाई पर आए। आइए, आशु सर भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। आशु सर, जिस तरह का माहौल अमेरिका के फ्यूचर्स में दिख रहा है, चुनाव का दिन है, क्या है राय आपकी बाजार पर? क्या करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, वो भी बता सकते हैं। अनिल जी, जितना भी ये वॉलेटाइल है, ये वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन एक चीज पक्की है अनिल जी, जो डिप्स आएंगे उस डिप्स पे लेना है, बेचना नहीं है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है अनिल जी। जो डेटा है वो ऐसा है कि मुझे तो लगता है कोई भी आए, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जितना बड़ा इवेंट है वो टर्न आउट होगा नहीं। बहुत ही कोई अनिल जी ऊंच नीच हो जाए नेगेटिव साइड पे तो शायद कुछ मंदी का बहुत एक डिप आएगा, बट अदरवाइज अनिल जी जो 100-150 पॉइंट के इंट्रा डे डिप्स या इंट्रा आवर या कुछ ओवरनाइट आएंगे अनिल जी, ये सारे डिप्स बाय करने के लिए हैं, सेल करने के लिए, ये बात तो पक्की है। तो शॉर्ट की बिल्कुल भी राय नहीं है। इतना जरूर रखिए कि जब वो थोड़ा सा यूफोरिया बनता है तो उसमें अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो डिप्स मिलेंगे किसी ना किसी वजह से, बट डिप्स पे शॉर्ट नहीं करना, डिप्स पे बिल्कुल बाय करना है। अनिल जी, अगर अभी एक दो बाय कॉल्स भी हैं जो लेना है अनिल जी, अगर अभी भी किसी को लेना है तो अनिल जी ग्लेनमार्क लेना है और सिप्ला लेना है। अनिल जी, एक तो फार्मा में ट्रैक्शन वापस आ गया है, प्लस दोनों के रिजल्ट आने हैं। तो अनिल जी, इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, अल्टीमेटली तो जो टेक ओवर करेगा वो अपने ओरिजिनल फंडामेंटल जी टेक ओवर कर जाएंगे। तो अनिल जी, काफी दिनों बाद ट्रैक्शन आया वापस, तो अनिल जी जो ग्लेनमार्क है उसका मुझे लगता है कि फ्यूचर बाय करना चाहिए। 497-98 का रेट चल रहा है और 520 की कॉल है अनिल जी, जो 17-18 रुपए चल रही है, वो कॉल बेच देनी चाहिए। आपकी हेड स्ट्रेटेजी होगी, 18 रुपए का कवरेज भी है। सिमिलरली अनिल जी सिप्ला में भी 778-79 का फ्यूचर है, ये बाय करना चाहिए। 800 की कॉल है, 25 रुपए, बहुत अच्छे भाव पे है अनिल जी, वो 25 रुपए की वो कॉल बेच देनी चाहिए। तो दोनों में आपके पास कवरेज है, आपको ग्लेनमार्क और सिप्ला इस तरह से बाय करना चाहिए, नहीं तो डिप्स में बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। तो अनिल जी फार्मा, सिलेक्टिव आईटी, इन सब में अनिल जी एक अभी भी अपमूव लगता है। और बैंकिंग स्टॉक्स भी अनिल जी, बैंक निफ्टी भी अभी भी स्ट्रांग लगती है, लेकिन अनिल जी मैं बैंक्स में इंडेक्स के साथ जाना चाहूंगा। आज आपने देखा कितना ऊपर में पहले पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर 400-500 पॉइंट नीचे और किस तरह से रिकवर किया अनिल जी, क्योंकि अगर आप बैंक्स में जाएंगे और अगर आपने राइट बैंक, जैसे अभी कोटक की बात हो रही थी, कोटक, HDFC, ICICI, अगर आप नीचे के बैंक्स में चले गए तो अनिल जी फिर कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। तो अगर बैंक्स में पार्टिसिपेट करना है, या तो दिग्गज बैंक लेने हैं या फिर बैंक निफ्टी लेनी है। बैंक निफ्टी, आशीष जी, बैंक निफ्टी पिछली बार कब ली थी आपने, ये बताइए। नहीं अनिल जी, मुझे भी याद नहीं है। अनिल जी, मुझे भी याद नहीं है बैंक निफ्टी। मैं सिर्फ अनिल जी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी भी वो रिजल्ट के चलते वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर कहीं ना कहीं कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अनिल जी वो स्पर्ट आएगा, लेकिन उस स्पर्ट में अनिल जी हर बार लोग फंसते ज्यादा हैं, उसमें निकलते नहीं है, फंसते ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि वो कोटक में जो नहीं लेगा वो हर बार देखता यही सोचता रहेगा कि महंगा हो गया, महंगा हो गया, महंगा हो गया, यार इतना बढ़ गया, अभी तो इतने था, अरे वो ही बढ़ेगा, HDFC ही बढ़ेगा, ICICI वापस डिप के बाद बढ़ेगा, XCC बढ़ेगा। जो आप जिन बैंक्स में अनिल जी, वो तो हर बार आपसे पैसे लूट के ले जाते हैं। तो मतलब आप एज ए ट्रेडर क्या बना पाओगे अनिल जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो अगर कोई किसी को बैंक्स में नहीं समझ आता कि कोटक महंगा लगता है, देन बैंक निफ्टी में जाना चाहिए। आशु जी, हमारी चिंता दूसरी है, मेरी और जय की चिंता तो अलग है। आशु जी अगर बैंक निफ्टी में घुसपैठ कर गए तो जय हम करेंगे क्या, ये सोचो। मतलब मैं मेरी चिंता ही बता रहा हूँ, आप तो फिर भी बहुत कुछ कर लेते हो, मैं तो, मेरे पास तो बैंक निफ्टी के अलावा है ही क्या।
तो थोड़ा मुझे लगता है कि नहीं अनिल जी, बैंक निफ्टी में अब वक्त आ गया कि बैंक निफ्टी पर मैं भी बहुत टाइम हो गया, एक कॉल देना शुरू करूं जी। अब मैं भी उसकी तैयारी कर लेता हूं जी। तब तक बंसल जी की विशेष टिप्पणी आ रही जी। बंसल जी, देखिए अनिल जी, ऐसा ना बोलें कि आप कह रहे हैं बैंक निफ्टी को छोड़ के आपके पास है क्या। अनिल जी, इतने अनमोल रतन है अनिल जी आपके पास, जो कि मतलब कि बिल्कुल अनमोल है। तो ऐसा मत बोलें कि अनिल जी बैंक निफ्टी को छोड़ के आपके पास कुछ है नहीं। बिल्कुल अनडाउटेडली। बैंक निफ्टी की बात करें तो एक चीज बताया, देखिए अनिल जी जी बोलिए जी। अनिल जी, एक प्रश्न अनिल जी मेरा आपसे। देखिए अनिल जी, आईटी इंडेक्स जो है अपने ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है। कोविड के हाइस के जो पहले के हाइस थे उनको क्रैक कर चुका है और 22 से 25% के प्रीमियम पे चल रहा है। सिमिलरली आप निफ्टी को देखें तो 12,300 के करीब के हाई थे, थोड़ा सा नीचे चल रहा है, 3-4% नीचे चल रहा है। जबकि बैंक निफ्टी को देखें तो इसके ऑल टाइम हाई लगे थे दिसंबर 2019 में। तो अनिल जी, आपको ऐसा लगता है कि आने वाले मतलब कि जनवरी एंड तक 30% का इजाफा बैंक निफ्टी इन स्तरों से दिखा सकता है, जो कि मुझको और कुणाल जी, अनिल जी दोनों को लगता है टेक्निकली पॉसिबल है। आपका डाटा इसमें कुछ कहता है या आशु जी कुछ ऐड करना चाहें तो पहले अनिल जी ओवर टू यू। बहुत मजबूत है, और मजबूत नहीं बहुत ही मजबूत है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए, देखिए क्या है कि जो इलेक्शन की अनिश्चितता है ना, उसी वजह से मैं रुका हूँ। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, क्योंकि कि मेरा फंडा वो वैसा है हमारे हिंदुस्तान के कानून की तरह कि भाई चलो 100 निर्दोष बच जाए, लेकिन 100 दोषी बच जाए, लेकिन एक निर्दोष को बलि नहीं लगनी चाहिए। वैसे ही मेरा हिसाब किताब है कि भले 10 कॉल अच्छे वाले मिस हो जाएं, कोई बात नहीं, गलत नहीं जाना चाहिए। तो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होकर ज़्यादा चलता हूँ। बाकी तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बैंक निफ्टी पे जो संकेत आ रहे हैं। देखिए, बात करते करते 150 पॉइंट बढ़ गया, अभी बात करते करते 125-150 पॉइंट बढ़ गया जब मैं और आशु सर डिस्कशन कर रहे थे। तो ये देखिए, ये है कमाल बैंक निफ्टी का, ज़बरदस्त होता हुआ दिखा, इसमें कोई डाउट ही नहीं, बेहद मजबूत है। आइए बढ़ते आगे। जय तैयार है, जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी अनिल जी, पहले तो अनिल जी एक अपडेट दे देता हूँ छोटा सा कि कोटक बैंक का हमारा जो टारगेट था 61 और 66 का, पहला टारगेट तो अनिल जी आ चुका है बात करते करते ही आपके। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि 61.5 का हाई लगा चुका है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में किसी प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, या तो ट्रेड भी कर सकते हैं स्टॉप लॉस कॉस्ट के अभाव। एंड अनिल जी, अब जो मेरा एक बाय रिकमेंडेशन है वो IT स्टॉक के ऊपर है। तो इसमें है कोफोर्ज, मुझे ऐसा लग रहा है ये लेकर चलना चाहिए। इसका फ्यूचर्स अगर मैं देखूँ तो 21.94-95 के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोफोर्ज में हमें शॉर्ट टर्म में एक बाउंस देखने मिलेगा। इसका पहला टारगेट जो बनकर आ रहा है वो है 2260 2260 का, और दूसरा टारगेट 2300 का है। 2260 एंड 2300 के लिए एक क्विक मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर मैंने देखने मिला है मुझे, 2800 से लेकर फॉल जो हुआ है इसमें देखने मिला 2100 तक। तो अनिल जी, ये जो 700 पॉइंट की गिरावट है कोफोर्ज में, वो क्लियरली एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर है, और इसका मिनिमम 38% में रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ कोफोर्ज में आते हुए। इंडिकेटर्स में क्लियरली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ डेली चार्ट्स में एक बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। तो अनिल जी, कोफोर्ज में रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे नीचे में स्टॉप लॉस जो प्लेस करना है, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 2140 2140 के आसपास स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। 2360 2260 और 2300 ये दो टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कोफोर्ज में खरीदारी की राय। थोड़े कंसोलिडेशन के बाद IT स्टॉक्स फिर से मूवमेंट दिखा रहे हैं। पर आइए, 2:30 बज गए हैं, सही समय है, जान लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है इस समय। सर, आज तो पूरे दिन लेवल्स इधर उधर ही रहे हैं, बट मैं आपको लेटेस्ट फिगर्स अपडेट करके दे देता हूं। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल सिर्फ 50 अंक नीचे हैं, वहां पर निचले स्तरों से रिकवरी देखी है, बट पॉजिटिव टेरिटरी में अब नहीं आ पा रहे हैं। 50 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स यहां पर नजर रखिए, क्योंकि यहां पर बढ़िया एक्शन अभी भी है। हालांकि दिन की ऊंचाई से नैस्डैक फ्यूचर्स भी फिसने, पर अभी भी 2.5% की तेजी होल्ड कर रहे हैं। यूरोप सुस्त शुरुआत हुई थी, अभी भी थोड़ी सुस्ती देख रहे हैं, बट एटलीस्ट निचले स्तरों से यहां पर भी अच्छी रिकवरी है। जर्मनी 0.5% नीचे है, बट फ्रांस ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है, और यूके के बाजार भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखा चुके हैं। और फाइनली एशिया आज अच्छा कारोबार रहा। हालांकि हांगकांग हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ, पर जापान एक दिन की छुट्टी के बाद आज जो बाजार खुले थे लगभग 0.25% उछले, और बाकी के एशिया के बाजार भी पॉजिटिव रहे। और हम देख भी रहे हैं सर, बैंक निफ्टी में स्पाइक आ रहा है, 100 अंक ऊपर है। बताइए क्या करना चाहिए। देखिए दीप, आज आपका जो
दिन का स्ट्रॉन्ग बाय जोन दिया था 25,100 25,250, एग्जैक्टली वहीं से बैंक निफ्टी घुमा है, 25,142 के आसपास है। तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर सपोर्ट लिया है और ऊपर की रेंज का जो पहला लेवल बनता है वो 25,800 के आसपास का बनता है, एग्जैक्टली 25,800 के आसपास से वहाँ से घूमता 25,950 तक का ऊपर का लेवल बनता है, वहाँ तक जाने की कोशिश हो सकती है। तो एकदम परफेक्ट रेंज में चल रहे हैं। निफ्टी भी देखिए 11,750, जो हमने कहा था कि ये एकदम परफेक्ट रेंज है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, एग्जैक्टली 11,750 से ही घुमा है और ऊपर में 11,925 11,975 सप्लाई जोन है, अभी तक वो लेवल पार नहीं किया। तो लेवल तो रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन लेवल रेस्पेक्ट करने के बीच में जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो मतलब किसी को भरोसा नहीं है एक्चुअली। कोई ये नहीं बोल सकता इस वक्त अगले 5 मिनट में क्या होगा, 3:30 बजे कहाँ बंद होंगे और कल सुबह कहाँ खुलेंगे। भले आप रात को डाउ देख के सो भी जाएं तब भी आपको पता नहीं। तो ये अनिश्चितता रहेगी। इस अनिश्चितता में मेरा पॉइंट क्लियर है, 2 चीज़ें। पहली, ट्रेंड पॉजिटिव है, दूसरा एफआईज की नेट लॉन्ग कम है, 50% पर ही है इंडेक्स में, तो वहाँ पर आपको कुशन है। तो लोअर लेवल्स पे खरीदने का कंफर्ट है अभी तक, अनलेस कि ट्रम्प चुनाव ही हार जाए। जब वो हार जाए तब तो वो तो फिर बात ही अलग है, लेकिन अभी तक बाजार कहीं कहीं ये मान के चल रहा है कि शायद वो हारेंगे नहीं। हारने जैसी सिचुएशन आई तो गद्दी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में बाजार किसी भी तरफ बड़ा मुंह दिखा सकता है। तो मेरा पॉइंट यही है कि आपको सिंपल है कि पोजीशन थोड़ी सी हल्की रखनी चाहिए। मैं लेवल्स बता दूं, 11,800 ये इमीडिएटली अच्छा सपोर्ट है, 11,900 हल्की सी रुकावट है, 12,000 बड़ा लेवल है, 24 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल में। तो 11,800 से 12,000 ये निफ्टी की रेंज दिख रही है और इसके बीचों बीच 11,900 पर है। बैंक निफ्टी पर आइए, 25,500 इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा अब आपके लिए, क्योंकि 25,500 के पुट पर 7 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 7 लाख शेयर हैं। ऊपर 26,000 पार करना मुश्किल होगा, तो मेरे ख्याल से 25,950 26,000 पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक ही अच्छी बात है बैंक निफ्टी में, वो ये है कि 25,500 के पार निकलने के बाद लगभग 21 लाख शेयर शॉर्ट हो चुके हैं बैंक निफ्टी में, और अगर 26,000 आप पार कर लेते तो आप लगभग 40-41 लाख शेयर बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स शॉर्ट हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स काफ़ी हैं अभी भी, निफ्टी में कम है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट ज़्यादा है और ये शॉर्ट कवर होने के लिए तैयार होती हुई दिख रही। तो इसलिए बैंक निफ्टी पर अब आज सुबह जिस तरह की कमजोरी हुई, वो कमजोरी से अब आपको मूड बदलना चाहिए। अब जो सुबह से आज हम आपको लगातार कह रहे थे कि तेज़ी करने के लिए आप आईटी में करिए, ऑटो में करिए और मंदी करनी है बैंक निफ्टी में करिए, वो हो गई, शॉर्ट्स भी बन गए। अब आपको और मंदी इस तरह से एग्रेसिवली नहीं करनी है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भी बैंक निफ्टी में आ सकती है। तो बस मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, आउटलुक दे रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट ट्रेड नहीं दे रहा आज, मैं अभी देना नहीं चाहता। जी दीप। बिल्कुल सर, और जिस तरह से बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, बेटर रहेगा कि इस समय थोड़ा अवॉइड ही करें। पर कई सारे मिड कैप नतीजे आए हैं सर, जब आप बात कर रहे थे। कुणाल जी, बलरामपुर चीनी को पुल अप करिए, मुनाफा 98 करोड़ से घटकर आया है 75 करोड़ का, इसलिए हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक फिलहाल 1.5% नीचे ट्रेड करते हुए दिखा है। आय में हमने जमकर बढ़त देखी है, 857 करोड़ से आय बढ़कर आई है 1290 करोड़। तो सरप्राइजिंग है कि आय में इतनी अच्छी बढ़त है तो मुनाफा नीचे क्यों आया है, देखना पड़ेगा कोई एडजस्टमेंट है या फिर पिछली तिमाही में एक्सेप्शनल आइटम था या इस बार कुछ एक्सेप्शनल आइटम है जिससे मुनाफे में हमने गिरावट देखी है। बट कुणाल जी, बलरामपुर जी नहीं, डेज लो पर है स्टॉक फिलहाल 150 के नीचे, क्या राय है चार्ट पर? देखिए, गिरावट आते हुए दिख रही है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार हम गिरावट देख रहे हैं दीपांशु, लेकिन अब ये स्टॉक एक सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है और ये जो सपोर्ट है ये 146 रुपए का सपोर्ट है, 148 के आसपास ट्रेड करता है। तो मुझे लगता है देखिए अब सेल नहीं करना चाहिए, 146 हाफ का एक स्टॉप लॉस रख लें अगर आपके पास पुरानी लॉन्ग पोजिशन है, और 146 रुपए 50 पैसे के नीचे जाए तभी लॉन्ग पोजिशन को एग्जिट करें। अदरवाइज इस बात की पूरी संभावना है कि यहीं से आपको एक टर्न अराउंड देखने को मिलेगा और हो सकता है कि आपको वापस से 160 रुपए के लेवल्स देखने को मिल जाएं। तो मेरी राय में 146-50 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए, नई खरीदारी की राय नहीं है। फ्रेश नई खरीदारी ना करें, बस कुछ ना करें, देखें, इंतजार करें। लेकिन अगर करने का मन ही है तो कोई बात नहीं, करिए, किसने रोका है। खासतौर से तब जब आपको मिले कॉल्स एकदम परफेक्ट और सही। तो चलिए स्वागत करते हैं सेठी साहब का, तैयार है आपके लिए सेठी साहब की सदाबहार शॉर्ट टर्म पिक्स। कल के कॉल कमाल करते दिख रहे हैं सेठी साहब, मतलब आपका तो वो क्या कहना चाहिए मुझे, गोल्डन टच नहीं, वो सही शब्द, मिडास टच वाला मामला है।
ग्लेनमार्क, जरा एक बार ग्लेनमार्क का स्टॉक लाइए आप, आपके सामने ग्लेनमार्क दिखाइए। ग्लेनमार्क में 495 रुपये का टारगेट कल सेठी साहब ने दिया था, अभी क्या चला लो, उसके भी ऊपर 500 आराम से, जिसको जितना बेचना है 495 में बेचिए। उसके अलावा दूसरा स्टॉक था रिलायंस, जब मेरी भी बात हुई थी उसके बाद आपने भी रिलायंस खरीदने की राय दी थी, और रिलायंस भी आज रॉकिंग है, 1900 के पार निकल कर टिकता हुआ भी कमाल करता हो। तो पहले तो सेठी साहब दोनों ही कल की शानदार कॉल्स की बधाई स्वीकार करें, स्पेशली तब जब मार्केट बड़े वोलेटाइल हों और बड़ी इवेंट के पहले इस तरह की हिम्मत करके दोनों कॉल्स देना बड़ा बात है। तो पहले तो इसकी बधाई। बताएं सर, आज क्या इरादा है आपका? गुड आफ्टरनून अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड। बिल्कुल दोनों ही कल के कॉल रिलायंस और ग्लेनमार्क दोनों ही सुपर हिट रहे हैं। वैसे भी मेरा पिछले कुछ दिनों से फार्मा पे फोकस है, आपको याद होगा, और आपने कल, मैं आपको सुन रहा था, आपने याद भी किया था जब सन फार्मा में तेजी हुई रिजल्ट के बाद, तो मैंने सन फार्मा लास्ट फ्राइडे को 465 के लेवल पर रिकमेंड किया और उसमें भी बहुत अच्छी चाल चली है। अब तो 500 के ऊपर आ गया सन फार्मा भी। और जहां तक आज का सवाल है, दो कॉल्स हैं, दोनों F&O स्पेस से है। जो पहला स्टॉक है, खरीदारी करने की सलाह है, एक ऑटो सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, कंपनी का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये भारत की बैटरी बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी है। जिस तरह से हम ऑटो सेक्टर में एक मूव देख रहे हैं, जो ऑटो कंपनीज के सेल्स नंबर्स आ रहे हैं, जो मंथ ऑन मंथ ऑटो सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं, मुझे लगता है ये जो बैटरी बनाने वाली कंपनी, जो जैसे टायर बनाने वाली, मैंने कल अपोलो टायर भी 143 रुपए में कल शाम के शो में रिकमेंड करा था। तो ये जितने भी ऑटो से प्रभावित सेक्टर है काफी अच्छा करिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं 10 नवंबर को, मतलब आने वाले ट्यूसडे को। और मुझे लगता है ऑटो सेक्टर की तेजी तो एक तरफ है, उसके अलावा भी जैसे लॉकडाउन के दौरान जो गाड़ियां बंद पड़ी रह गई, जो कई लोगों को पता नहीं था कि गाड़ी को स्टार्ट करना जरूरी है, अगर 2-3 महीने वो गाड़ी बंद पड़ी रह गई तो उनकी भी बैटरी जवाब दे देती है और उसको भी फिर रिप्लेस करना पड़ता है। तो उसका भी मुझे लगता है बहुत बड़ा एक फायदा इनको दिखना चाहिए क्वार्टर के नतीजे में। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज जो कि अभी 162 के लेवल पे ट्रेड करता है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। बहुत ही 117 का टारगेट है और 157 का स्टॉप लॉस। 157 का स्टॉप लॉस लगाकर एक्साइड इंडस्ट्री में करें खरीदारी। टारगेट क्या बता रहे हैं सेठी साहब? 170 रुपया कंजर्वेटिव टारगेट है, 170 का। क्या बात है। तो एक्साइड 170 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। और आपका ये स्टॉक बड़ा कमाल करता हुआ दिख रहा है। एक्साइड भी आज के सेशन में मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। दूसरा स्टॉक कौन सा है सेठी साहब? दूसरा स्टॉक जैसे मैं अभी बता रहा था, फार्मा सेक्टर अच्छा लगता है, वहां से मैंने आज पिक किया है सिप्ला को। अभी थोड़ी देर पहले शायद आशु जी ने भी इसको रिकमेंड करा है। 780 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड होता है। इसके भी नतीजे फ्राइडे को आ रहे हैं। जैसे मैंने कल ग्लेनमार्क को रिकमेंड किया, उस समय ये भी बोला था कि फ्राइडे को नतीजे, और इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट, खास करके आपने कडिला के नतीजे देखे, आपने सन फार्मा के नतीजे देखे, मुझे लगता है सिप्ला के भी नतीजे बहुत ही शानदार होंगे। इस कंपनी का भी कोविड से रिलेटेड ड्रग्स में काफी बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सेगमेंट है, जहाँ पे एक मोन्टेर एलसी करके बहुत ही पॉपुलर दवा है, वो सिप्ला ही बनाती है। फिर एजिथ्रोमाइसिन में भी सिप्ला का बहुत बड़ा रोल है। तो इन सबको, प्लस इन्होंने कल ही एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स को भी कमर्शियली लॉन्च करा है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा लग रहा है सिप्ला। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी इसमें 810 तक के लेवल्स के लिए खरीदारी करनी चाहिए। 770 का टारगेट रहेगा। अनिल जी, एक बात और, एक स्टॉक और कैश मार्केट का भी आ रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट एक स्टॉक कैश मार्केट का भी रिकमेंड करना चाहूंगा। अरे सर, मोर द मेरियर। ज़्यादा क्या होता है? ज़्यादा कुछ नहीं होता। ज़्यादा 3:30 बजे तक आपको जो करना है, जितना करना कर सकते हैं। एक बार जल्दी से 770 का स्टॉप लॉस, 810 का टारगेट, बराबर सिप्ला यही है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। अच्छा, एक आप कैश का स्टॉक रिकमेंड करें उससे पहले एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। ये हमारे बंसल जी का तो समझ में आता है, इन्होंने तो फार्मा की कुछ पढ़ाई वढ़ाई की हुई, तो इनको दवाओं के नाम और ये सब मालूम है। आपको कैसे मालूम? नहीं अनिल जी, देखिए, पहले तो ये मोन्टेर एलसी तो जो दवाई है वो हाँ। तो काफी बार लोगों को दरकार पड़ती है घर में, फैमिली में। अच्छा। तो उस हिसाब से पता ही है, पॉपुलर है। बट जब कोई स्टॉक को एक इंडिया के नंबर 1 बिजनेस चैनल पे रिकमेंड करने जा रहा हूँ, तो उसकी थोड़ी बहुत रिसर्च तो करनी पड़ती है। जैसे कल मैंने ग्लेनमार्क के बारे में बोला, तो उनकी जो फेविपिराविर जो ड्रग, जिसका उनका ब्रांड है फेविफ्लू, काफी पॉपुलर है और उसके वजह से मुझे वो स्टॉक अच्छा लग रहा था। वैसे ही आज जब सिप्ला का चेक किया तो पता चला मोन्टेर एलसी तो सिप्ला का प्रोडक्ट है। अच्छा। तो ऐसे करके अनिल जी, इतने नंबर 1 चैनल पे बोलने के लिए कुछ स्टडी तो करनी पड़ती है, ऐसे नहीं बोला जाता। नहीं, यही रिसर्च और यही चैनल चेक और यही नॉलेज है जो हमारे व्यूअर्स को आगे रखती है। इस बीच विशेष टिप्पणी, आपकी टिप्पणी पर बंसल जी की तरफ से। जी बंसल जी, बोलिए।
देखिए अनिल जी, जब सेठी जी इतनी रिसर्च करके लाए हैं तो अनिल जी एक चीज पूछना चाह रहा हूँ सेठी जी से, ये जो मॉन्टेयर एलसी है, हाँ। ये अनिल जी को नहीं लेनी चाहिए? अनिल जी आपके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा गले का विशेष ध्यान रखते हैं। जब थोड़ी सी सर्दी होती है तो आप ठंडा वंडा भी खाते हुए थोड़ा संकोच करते हैं, तो मॉन्टेयर एलसी अनिल जी उसमें हेल्प करेगी। जब सेठी जी ने इतना होमवर्क करा है गले में काम आती तो है। उनसे एक छोटा सा सवाल है कि मॉन्टेयर एलसी हमारे अपने अनिल जी को लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए डेली? अगर लेनी चाहिए सेठी साहब, लेनी चाहिए तो सैंपल भिजवा दीजिएगा जी सेठी साहब। नहीं अनिल जी नहीं मैं ये तो जो भी मेडिसिन है अनिल जी आपको डॉक्टर से परामर्श करके ही लेनी चाहिए। ये ड्रग अच्छी है बोल के लेनी चाहिए, ये कहीं नहीं होता है। डॉक्टर आपका बोलता है कि आपको लेना है तब लीजिए, एडवाइस तो खाली एक मेडिसिन अच्छी है उससे तो कुछ वो मतलब नहीं कि आप ऐसा मत करो। देखो स्टॉक्स भी हम डॉक्टर सेठी जब बोलते हैं, डॉक्टर विकास सेठी, तब जाके हम लेते हैं कि ये स्टॉक लेना है या नहीं लेना है। तो दवा भी डॉक्टर की परामर्श से लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं बच गया इसी बहाने। चलिए बहुत बहुत अरे शुक्रिया, नहीं सॉरी सेठी साहब, आपकी पिक कैश मार्केट की। जी सर बताएं। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो स्टॉक कैश मार्केट का अभी अच्छा लग रहा है उसमें भी एक कारण मैं बताऊंगा कि क्यों आज ही लेना है उसको। ये स्टॉक मैंने पिछले कुछ दिनों पहले भी रिकमेंड करा हुआ है। एक टेक्सटाइल कंपनी है, कंपनी का नाम है अंबिका कॉटन। ये कोयम्बटूर बेस्ड एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कि कॉटन यार्न बनाती है होजरी और वीविंग सेक्टर के लिए। 60% कंपनी के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। टेक्सटाइल कंपनीज के हमने नतीजे देखे, बेहद ही शानदार नतीजे, जैसे इंडो काउंट के नतीजे, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के नतीजे बहुत ही अच्छे थे। इस स्टॉक को आज इसलिए रिकमेंड करना जा रहा हूं बिकॉज कल इसके नतीजे आने हैं और मुझे लगता है इसके भी नतीजों से कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। कल नतीजे बहुत ही अच्छे रहने चाहिए। ये स्टॉक जो अभी 710 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 750 का शॉर्ट टर्म का टारगेट है, 690 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके परफेक्ट। तो अगर कैश का स्टॉक आपको ट्रेड करना है डिलीवरी के लिहाज से तो ये भी है आपके लिए अंबिका कॉटन। सेठी साहब की राय, बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब, ये तीनों बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो बैक टू बैक 3 बिगुल आएंगे, पहला वागले साहब के लिए, उसके बाद जय और उसके बाद सुमित। वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, अडानी एंटरप्राइजेस में एक ब्रेकआउट आया है 358 के भाव से अभी के अभी ले ले। मुझे लगता है 354 का स्टॉप लॉस काफी होगा, 4-4.5 रुपए की रिस्क होगी। 372 के अपसाइड के लिए मुझे लगता है टारगेट 372 का टारगेट आज ही आ सकता है या मे बी कल सुबह। 72 ये है टारगेट ऊपर के, जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। अदानी एंटरप्राइज में नतीजों के बाद बड़ा तगड़ा ब्रेकआउट आया है, क्या बात है, वाह, कुछ तो बड़ी खबर आई है नतीजों के बाद, ऐसा लग रहा है। आइए जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी अनिल जी, आज जो सेक्टर्स बहुत ही एक लाइमलाइट में रहे हैं, डेफिनेटली बैंकिंग, आईटी और फार्मा है। और फार्मा में लास्ट 2 दिनों से हमें एक जो तेज़ी देखने मिल रही है, मैं कहूँगा कि एक ब्रेकआउट आ रहा है फॉर श्योर। और स्टॉक स्पेसिफिकली भी मोमेंटम देखने मिल रहा है अनिल जी, इसीलिए डिवीज लैब मैंने चुना है। ये स्टॉक में 3200 का कॉल ऑप्शन अनिल जी लेकर चलना चाहिए, 135 पर मिल रहा है, ये इसको लेकर चले। इसका जो पहला टारगेट है अनिल जी दिवीज लैब का, ये बनता है ऊपर में 165 का, एंड दूसरा टारगेट लगभग बनेगा 180 का। सो 135 पे खरीदना है, 165 एंड 180 ये 2 टारगेट बन रहे हैं अनिल जी इसके। नीचे स्टॉप लॉस हमें प्लेस करना है 107 के ऊपर। अनिल जी ये बाइक इसलिए करना है बिकॉज 3 महीने का कंसोलिडेशन डिवीज लैब में देखने मिल रहा है। दिग्गज कंपनी है और इसमें 3 महीने का कंसोलिडेशन, क्लियरली एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ रहा है। 3 महीने से मोमेंटम इंडिकेटर्स क्लियरली एक साइडवेज चले गए थे, सेल क्रॉसओवर था, काफ़ी ओवरसोल्ड हो गए अनिल जी, और अब क्लियर एक बाई क्रॉसओवर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अभी फिर से अनिल जी 3400 तक जा रहा है। 3400 तो मिनिमम टारगेट मैं बता रहा हूँ, शायद ये 3600 तक भी चले जाए। सो नवंबर का जैसे अडानी एंटरप्राइज कुणाल जी ने एक बार कहा था पिक ऑफ द मंथ है, और काफ़ी बार हमने ऑप्शंस वहाँ पे रिकमेंड किया था। दिस कैन ऑल्सो बी अमंग द फार्मा पैक, अगर वहाँ पे मोमेंटम आया। सो अगर ये ब्रेकआउट 3200 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, आई थिंक दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है नवंबर में। ओके, डिवीज लैब यहाँ पर करें खरीदारी, 135 रुपये में खरीदे, 3200 का कॉल ऑप्शन, 107 का स्टॉप लॉस, 165 और 180 के टारगेट के लिए। और अब है एक्सपायरी का ऑप्शन सुमित जी की तरफ से, आइए बिगुल उनके लिए। बताएं सर। सुमित जी गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून जी। अनिल जी, मेरे पास एक स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है और एक एक्सपायरी का इंडेक्स ऑप्शन है।
तो स्टॉक स्पेसिफिक में अनिल जी फार्मा की बात चल रही है। हमने सुबह ग्लेनमार्क दिया, कल हमने सिप्ला दिया, 3-4 दिन पहले हमने सन फार्मा दिया, और अब जो स्टॉक रडार पे आया है वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी 49.40 का अभी भाव चल रहा है। इसके अंदर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। डॉक्टर रेड्डी का 49.50 का कॉल अभी 190 के पास ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। डॉक्टर रेड्डी पिछले 5 से 7 दिन के गिरावट के बाद अब जस्ट मोमेंटम स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ से मेरे को लग रहा है कि स्टॉक ऊपर में 5100 से 5200 रुपए तक के लेवल दिखाने को तैयार है। इसके लिए 49.50 का कॉल यहाँ पे सीएमपी पे लेने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना है नीचे में 150 का, टारगेट ऊपर में 240 से 260 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये 150 के स्टॉप लॉस से खरीदें, 240 260 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डीज का 4950 का कॉल ऑप्शन ही खरीदना है ना, यही ना सर? 4950 का कॉल खरीदना है, 150 का स्टॉप लॉस, 240 260 टारगेट। ओके सुमित जी, ऑप्शन इंडेक्स वाला बताओ। जी बिल्कुल, अब इंडेक्स वाला ऑप्शन है जी। इंडेक्स में लग रही है तेजी, तो निफ्टी के अंदर 11850 का कॉल एक्सपायरी के हिसाब से लेने का सलाह रहेगा, जो कि अभी 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, और ऊपर में 11950 से 12000 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। नीचे के अंदर 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 150 से 175 के टारगेट होंगे। बाय निफ्टी 11850 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 50, टारगेट 150 से 170। तो कैश का ऑप्शन में आपको माफ कीजिएगा, एक्सपायरी का ऑप्शन में आपको लेना है 11850 का इन द मनी कॉल ऑप्शन। 11900 का नहीं लें, 11850 का लें, क्यों वॉलेटिलिटी है तो क्या ये ज्यादा ठीक रहेगा सुमित जी? हाँ अनिल जी, थोड़ा सा एक बार इन द मनी ज्यादा बेटर रहेगा, और वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से जो परफेक्ट बैठ रहा है वो 11850 सही है। ओके चलिए, ये है आपके लिए राय। इस बीच आइए कुणाल जी और राकेश जी हैं तैयार अपने चार्ट कॉर्नर के साथ। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है इंडसइंड बैंक पर। इसमें नीचे भी खरीदारी की राय दी थी, बट अब एक ऊपर का बड़ा वाला लेवल टूट रहा है, और लेवल इस इंटेंसिटी का है जैसे बाढ़ के समय में, फ्लड के समय में वो डैम खुलता है ना अनिल जी, उस तरीके का एक बड़े वाला लेवल टूट रहा है, और क्लोजिंग के बाद इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग के बाद एक बड़े वाला अपमूव देखने को मिलेगा। तो इंडसइंड बैंक खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, सोमवार को मैंने और राकेश जी ने सवेरे के शो में इंडसइंड बैंक में खरीदारी की राय दी। उसके बाद 2 दिनों की तेजी हमने देखी, और आज इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह की तेजी अनिल जी बैंक निफ्टी में बन रही है, इंडसइंड बैंक का बीटा बहुत हाई है, आमतौर पर बैंक निफ्टी से ज्यादा मूव देता है, और आज जो ये 665 670 के ऊपर का ब्रेकआउट है, ये स्टॉक को 740 रुपए के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 668 पर, 668 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 720 रुपए का 720 का, दूसरा टारगेट 728 का 728 रुपए का इवेंचुअल टारगेट है, जिसके लिए इंडसइंड बैंक में खरीदारी कराए। बैंक खरीदे 660 के स्टॉप लॉस के साथ, 720 728 ये 2 टारगेट के लिए। और कल जब इंडसइंड बैंक की जो खबर हुई हमारे चैनल पर, उसके बाद स्टॉक पीछे मुड़कर नहीं देख रहा। आज सुबह से बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। आइए थोड़ी देर में नितिन जी जुड़ेंगे हमारे साथ, बताएंगे निफ्टी पर अपनी स्ट्रेटेजी, लेकिन उससे पहले वसीम साहब हैं हमारे साथ तैयार, लेते हैं उनकी बीटीएसटी कॉल्स। स्वागत है वसीम साहब, बताएं सर आपके अपडेट्स और साथ ही फ्रेश कॉल्स। सर बीपीसीएल में बने रहिए और ऐड कीजिए। रिलायंस माय टॉप पिक, भारत फोर्ज तीनों में बाय है। अब आप कहें तो एक बीटीएसटीटी है वो कल के लिए, और वो आप कहें तो मैं दूं। सर बताएं प्लीज। सर बाय जिंदल स्टील, ये ब्रेकआउट है, इसमें बहुत स्ट्रांग नंबर आएंगे और प्राइसेस आर गोइंग अप। 8 साढ़े 8 में लीजिए, 6 रुपए का 5.5 का स्टॉप लॉस है, 227 का वापस टारगेट दिखता है मुझे। ओके 227 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी, 208-208.50 के आसपास करनी है आपको जेएसपीएल में खरीदारी। ये है वसीम साहब की राय। शुक्रिया सर, सुबह आपसे होगी कल फिर मुलाकात। आइए बढ़ते हैं आगे, और इस वक्त नितिन मुरारका हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं नितिन जी।
अनिल जी, कल वीकली एक सेरी है और उसको देखते हुए जो स्ट्रेटजी है ये 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो है, यानी ₹1 का रिस्क है तो ₹3 का रिवार्ड है। और हम आज 12,000 की कॉल ऑप्शन लेंगे और उसके साथ 12,100 बेचेंगे। 12,100 में नेकेड इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एक ही दिन का प्रीमियम है और प्रीमियम काफी ज्यादा है, इसलिए 12,000 की कॉल ऑप्शन 40 में मिल रही है अभी और 12,100 की 15 में बिक रही है। तो कुल मिला के ₹25 मेरे पॉकेट से लग रहे हैं और मेरा मैक्सिमम रिस्क ये ₹25 इंटू लॉट साइज यानी 1800-1900 रुपए का है। अगर कोई बड़ी तेजी बनती है तो आपको करीब 70 से 75 रुपए का प्रॉफिट बन सकता है। तो नेकेड कॉल लेने से बेहतर है कि हम ये स्प्रेड बना लें, इसमें 25,000 का मार्जिन डिप्लॉयड आता है और इसमें आपको प्रॉफिट अगर ऊपर जाती है तो 5500-5600 रुपए का हो सकता है, यानी 1800 का रिस्क है और 5500-5600 का प्रॉफिट है एक लॉट में। तो ये स्ट्रेटजी कर सकते हैं। 12,000 की कॉल लेनी है और 12,100 की बेचनी है एक 12,000 की कॉल खरीदिए, 12,100 की बेची, ₹25 में ये आपका काम हो जाएगा। ये कल तक की एक्सपायरी के लिए आपके लिए ये है राय। किरण जी, एक और स्टॉक है जो बड़ा एक्शन में है और वो है दिन के हाई पर पहुंचता हुआ अपोलो टायर। 4.25% की तेजी बनती हुई दिख रही है अपोलो टायर में। यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ रिजल्ट से पहले मजबूत है। 149 पे खरीदें या लेट होगी? ये लेट नहीं हो चुके हैं, मेरा मानना है कि बिल्कुल अच्छी पोजीशन देखने को मिल रही है। 150 का एक डेरिवेटिव बैरियर है अनिल जी, 12.5 लाख शेयर्स उधर है और उसके सामने 155 में 14 लाख के पोजीशन है। तो मेरा मानना है कि एक कवर्ड पोजीशन है, तो बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट भी कर सकते हैं। जिनके पास है वो उनको रखने की सलाह होगी। 144 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 148, 149 का रेट चल रहा है। मेरा मानना है कि 154, 155 के टारगेट्स कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। अपोलो टायर्स पर नजर रखिए, इसके नतीजों का भी इंतजार है। उससे पहले स्टॉक डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। पर आइए एक और स्टॉक जो काफी एक्शन में रहा है और पिछले हफ्ते खबर आई थी कि HPCL नतीजों के साथ साथ बायबैक पर भी विचार होने वाला है, तब से हमने देखा है स्टॉक में बढ़िया रैली है। BPCL के नतीजों के बाद तो और रैली आई। अब इंतजार है कि किस लेवल पर बायबैक आ सकता है कंपनी के लिए। और एज ऑलवेज हमारी रिसर्च टीम ने आपके लिए एक्सक्लूसिव रिसर्च तैयार करी है, किन स्तरों पर बायबैक संभव हो सकता है। वरुण दुबे हमारे साथ तैयार है। वरुण, बताइए HPCL क्या है करंट पोजीशन कंपनी की और बायबैक किस प्राइस पर आ सकता है? देखिए, सबसे पहले दीप बताता हूँ कि बायबैक किस प्राइस पे आ सकता है, क्योंकि सबको इसमें इंटरेस्ट है। तो 215 से 230 रुपए ये हमारी रेंज है जिसके बीच में बायबैक आएगा। अब ये रेंज हमने कैसे निकाली ये बताता हूँ। इस कंपनी की जो पेड अप कैपिटल रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग है वो करीब 30,000 करोड़ के आसपास आती है और अगर बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा एक कंपनी बायबैक करती है तो उसका 10% कर सकती है, यानी कि 3,000 करोड़ के आसपास। याद रखिए, ये कंपनी के पास कैश कम है, करीब 200-300 करोड़ के आसपास, लेकिन जो कंपनी के बाकी लिक्विड एसेट्स है ना वो बहुत है, तो उसको जोड़ ले तो 4,300 करोड़ के आसपास आता है। तो इसको हमने जब डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर से तो हमारा भाव निकल के आया 215 रुपए का। तो ये हमारा भाव निकल के आया कि कंपनी की तरफ से बायबैक हो सकता है। लेकिन याद रखिए, कुछ दिनों पहले NTPC ने जो बायबैक किया था तो जो उनका प्राइस था अनाउंसमेंट का, उससे करीब 30-33% ज्यादा के भाव पे बायबैक किया गया था। तो उस कैलकुलेशन से जाए तो प्राइस आता है 230 रुपए के आसपास। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि 215 से 230 रुपए ये वो प्राइस रेंज है जिसके बीच में ये बायबैक जो है वो आ सकता है और करीब 2 से 4% के आसपास की इक्विटी जो है ये कंपनी बायबैक कर सकती है। ओके, तो अच्छे प्रीमियम पर आपको बायबैक आते हुए दिख सकता है कंपनी की तरफ से। 200 रुपए के प्लस के प्रीमियम पर हम बायबैक का इंतजार कर रहे हैं HPCL की तरफ से, जो कि करंट लेवल से आप देखेंगे तो काफी आकर्षित लेवल्स पर आएगा। देखते हैं कितना फाइनली कंपनी अनाउंस करती है। पर अगर आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अब तक जो लेवल्स हमने आपको बायबैक के बताए हैं लगभग उसी के आसपास आए, चाहे वो अजंता फार्मा हो, NTPC हो, वेदांता पे भी हमने बात करी थी। तो देखते हैं इस बार HPCL कितना एक्यूरेट रहता है। पर एक बार HPCL पर मैं राय भी ले लेता हूं वागले साहब से। साहब, जैसे हम बात कर रहे थे स्टॉक रिकवर भी हो रहा है, डेज हाई की तरफ मूवमेंट की कोशिश कर रहा है 186, 187 पर। HPCL पर क्या करना चाहिए वागले साहब? दीपांशु, मुझे स्ट्रेंथ तो दिख रही है 186, 187 के करंट लेवल पे। मैं 192 तक की बात करूंगा। मुझे लगता है शायद ये लेवल कल तक ही आने चाहिए। 181 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। यह है आपके लिए HPCL पर आए। आइए अगला बिगुल है किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी।
अनिल जी, एसबीआई लॉन्ग करने की सलाह है। एक अच्छे रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी गिरावट देखने को मिली, 190 टेस्ट किया और उसके बाद यू टर्न है, तो मेरा मानना है कि काफी शॉर्ट पोजीशन ट्रैप हो चुके हैं और उसके चलते मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी भी डे हाइज के ऊपर के लगभग ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से ये मूव आ रही है, 206 207 के आसपास बाय करने की सलाह है। 201 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 213 214 के लेवल्स आपको कल देखने को मिल जाने चाहिए। ये मेरे 200 पहले टारगेट्स रहेंगे। और दूसरे नहीं, तीसरे दूसरे 13 14 कल सवेरे मैं शो पे हूँ तो उधर रिव्यू ले लेंगे बाद में। ओके ठीक है। तो मैंने कहा पहला बोला तो मैंने कहा फिर मेरा फर्ज बनता है दूसरा तीसरा भी पूछ लूँ, बट एनीवे किरण जी कह रहे हैं 212 213 214 के टारगेट के लिए खरीदें और रिवाइज करना होगा तो कल सुबह देख लेंगे। एसबीआई भी नतीजों के बाद पूरी तरह से बड़ी तेजी से घुमाया और दिन के हाई पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है, कमाल है। और बैंक निफ्टी देखिए दिन के हाई पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है 25,800 के करीब। ये है आपके लिए इस वक्त दोनों ही इंडेक्स दोनों ही बैंक में और बैंकिंग शेयरों में कमाल का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आइए कुछ वॉल्यूम के लिहाज से जो एक्शन है उन पर फोकस कर लेते हैं। उनमें से एक स्टॉक और है जो बड़ी तेजी से गिरा है और वो है पीवीआर। ऊपरी स्तरों से नीचे आया है, 1146 का हाई बनाने के बाद अब ये है 1090 पर। वागले साहब इसमें क्या करना है, बाय सेल नोटा? जी पहले तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा इलिक्विड होता है। आज वॉल्यूम वैसे अच्छे हैं और मुझे लगता है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल से बाउंस बैक हुआ है जो 1000 है 3-4 दिन पहले, लेकिन ऊपर में ये टिकना थोड़ा सा मुश्किल है। 1150 1160 वो लेवल है जहां पर ये अटक सकता है। आज का हाई अराउंड 1150 ही था, तो वहां पर बेचना चाहिए। ऑन द डाउन साइड 1050 1040 ये लेवल पे बाय करना चाहिए। ये रेंज में 100 रुपए की रेंज में ये मूव करेगा। ओके ये है आपके लिए पीवीआर। नजर रखिए इस स्टॉक पर। नतीजों के बाद अच्छा रिएक्शन आया, थोड़ा कूल ऑफ होकर फिर से मूवमेंट दिखाता है। पर कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा मूवमेंट आ रहा है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों से हैवेल्स में बढ़िया तेजी है, आज भी आपको हैवेल्स अच्छा परफॉर्म करते दिख रहा है और अब वोल्टास पर खरीदारी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं और वोल्टास से एक अच्छी मूव आ रही है इस समय। कुणाल जी, वोल्टास पर कोई ट्रेड करना चाहिए जिस तरह से एक्शन बना है? देखिए दो स्टॉक्स दीपांशु, वोल्टास और हेवल्स, दोनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। वोल्टास लगातार अपनी ही दिशा में लगातार चलता जा रहा है, हल्का सा बाजार का समर्थन मिलता है और ये स्टॉक तेज हो जाता है। तो बिल्कुल देखिए दोनों ही स्टॉक्स ऊपर के लेवल्स दिखाएंगे। मेरी राय में बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। वोल्टास जिनके पास लॉन्ग है 705 706 के आसपास स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है कि स्टॉक में और ऊपर के लेवल 750 के लेवल्स भी मुमकिन है। तो हेवल्स और वोल्टास दोनों चार्ट पर मजबूत लग रहे हैं। वोल्टास ये हैं वो दोनों स्टॉक्स जिनमें आपको करनी है खरीदारी। मजबूती के लिहाज से खरीदारी करनी है आपको एक और ऑप्शन में, और वो है कैश का ऑप्शन। हर रोज बताते हैं आपको सुबह और दोपहर। जय ठक्कर अभी भी है हमारे साथ, आइए बिगुल। सस्ता सुंदर टिकाऊ कैश का ऑप्शन जय ठक्कर, बताएं सर। अनिल जी, खरीदना है आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन 26,000 का बैंक निफ्टी का, जो करीब अभी 188 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इसको खरीद कर चलना है। 188 पे अनिल जी खरीद रहे। इसका पहला टारगेट जो बन रहा है वो 305 का है, 305, एंड सेकंड टारगेट बन रहा है 380। तो 305 और 380 ये दो टारगेट्स के लिए हमें 26,000 का बैंक निफ्टी का ऑप्शन खरीदना है। ये कल की एक्सपायरी का ही है। यहाँ पे हम नीचे में स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे अनिल जी 89 पर। सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया बन रहा है। इनफैक्ट बैंक में पिछले कुछ घंटों पहले कि मिनटों पहले मैंने जिक्र भी किया कि एक अच्छा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है अवरली चार्ट्स पर, और उसके बाद कोटक बैंक में हमने रिकमेंडेशन दिया और उसके बाद बैंक निफ्टी में एक क्लियरली एक अपमूव देखने मिल रहा है और प्रीवियस स्विंग हाई निकाल चुका है 25,770 का। दैट इज़ अ वेरी क्लियर साइन कि बैंक निफ्टी में अभी भी तेजी है। जो करेक्शन इंट्राडे में आना था 25,700 से लेकर अनिल जी नीचे में 25,140 तक वो आ चुका है। सो आई थिंक वो जो हैमर कैंडलस्टिक का लो है 25,142 वो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बनकर आया है, और विद दैट एज अ स्टॉप लॉस आई थिंक बैंक निफ्टी में यहाँ से और भी तेजी जो वसीम साहब के टारगेट से 26,500 के आई थिंक वो इजीली आ जाने चाहिए ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक अच्छा मूव आ रहा है, बट साथ ही साथ एसबीआई में भी एक अच्छा रिवर्सल नीचे से आया है और 205 के लेवल्स ऊपर की तरफ निकाले। सो इवन दैट इज हेडिंग टुवर्ड्स 212 215। सो अनिल जी ये कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं 26,000 का बैंक निफ्टी का।
188 के आसपास 100 रुपये नीचे लगा लीजिएगा स्टॉप लॉस। 89 रुपीज़, 90 रुपये, जो भी आपको ठीक लगे। 305, 380 दो टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी, और ये तगड़ा एक्शन होता हुआ दिखा भी है। बैंक निफ्टी, आशु सर भी कह रहे थे कि बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, और थोड़ी देर पहले जब हम 2:30 बजे भी डेटा एनालिसिस कर रहे थे तो मैं ये कह रहा था कि बैंक निफ्टी में अब शॉर्ट्स हो गए। आज सुबह की जो अंडर परफॉर्मेंस थी उसके बाद बैंक निफ्टी में शॉर्ट हो गए और वहाँ पर एक्शन ज़्यादा दिखेगा। आप देखिए अभी भी निफ्टी ने अपना सुबह का हाई पार नहीं किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने कर लिया। आशु सर, विशेष टिप्पणी? नहीं अनिल जी, बिल्कुल आपने जो बिल्कुल ठीक नोटिस किया। मैं नॉर्मली बैंक निफ्टी में नहीं करता हूं, लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। और अनिल जी, ये जो आप निफ्टी की बात कर रहे हैं, ये आगे पीछे करके निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह ही ऐसे ही आपको मूव दिखाएगा। बिल्कुल जी, इंडेक्स में बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना अनिल जी। डिप पे जो मैंने बोला, सिर्फ लेना ही लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी जीते, क्योंकि जब जितना ज्यादा डर है और ऐसी सिचुएशन में जो ट्रेड निकल के आएगा वो पॉजिटिव ही निकल के आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। हैविंग सेड दैट, वॉलेटिलिटी रहेगी, डिप्स आएंगे, और अगर आप सौदा नहीं संभाल सकते तो नहीं करिए, लेकिन अगर पेशेंटली बैठते हैं तो बिल्कुल लेके काम करना। और अनिल जी, कल भी मतलब जिस तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत ही अच्छी मूव आ सकती है, मतलब अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो बैंक निफ्टी घबराई नहीं, डिप पर खरीदारी करिए, यही आपके लिए राय है। और जय भी अब कह रहे हैं 26,000 के कॉल का आपको खरीद कर चलना है। 700 अंकों का सुधार आया निचले स्तरों से बैंक निफ्टी पर, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल। बढ़िया तेजी यहां पर दिख रही है 150 पॉइंट्स की। पर आइए एक और स्टॉक पर नजर डालते हैं जहां पर लंबे समय बाद बढ़िया तेजी आई है, उस पर जाएं। उससे पहले एक बिगुल जय ठक्कर के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीपांशु, बैंकिंग में तो अच्छी तेजी हमें देखने मिल ही रही है, बट साथ ही साथ मैं कहूँगा फिनेंशियल जो दूसरे हैं एनबीएफसीज, उसमें भी बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने मिल रहा है। और इनफैक्ट काफ़ी दिनों के बाद एक इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने मिल रहा है बजाज फाइनेंस के ऊपर, जो हिसाब से 3550 के ऊपर ये स्टॉक निकला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3600 का कॉल ऑप्शन इसका लेकर चलना चाहिए, जो करीब हमें 118-119 के रेंज में मिल रहा है दीपांशु। बजाज फाइनेंस का 3600 का कॉल ऑप्शन ये लेकर चलना चाहिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 103 पर है। सो अगर आप देखें तो बहुत ही छोटा सा एक स्टॉप लॉस है यहाँ पे, बट ऊपर में जो टारगेट बन रहे हैं 142 से लेके 160 तक के बन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये स्टॉक ने वीकली चार्ट्स पर एक हायर टॉप्स हायर बॉटम फिर से शुरू किया है, बजाज फाइनेंस इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 3650 से 3720 के। तो आई थिंक अगर वो लेवल्स अगर आ जाते हैं तो हमारे ये ऑप्शंस की वैल्यू इजीली 140 to 160 हो जानी चाहिए। 3600 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं बजाज फाइनेंस का। 3600 का कॉल ऑप्शन बजाज फाइनेंस का खरीद कर चले, आपके लिए यह है राय इस वक्त जय की तरफ से। 142, 160 ये दो टारगेट, 103 का स्टॉप लॉस, ये जय का जैकपॉट। आइए एक स्पेशल पिक का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताइए सर। अनिल जी, हमारा भी पिक बजाज फाइनेंस है, और दूसरी बार हो रहा है कि जय जो है कोटक महिंद्रा बैंक भी हमसे पहले रिकमेंड करा, बजाज फाइनेंस भी रिकमेंड करा, बट पर्पस तो व्यूअर्स के बेनिफिट का है। और बजाज फाइनेंस के अंदर काफी समय बाद एक कंसोलिडेशन से निकल रहा है, और जिस तरीके का ब्रेकआउट है काफी बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। और अनिल जी, आपका एक मैजिकल फॉर्मूला था जिसको आप यूज नहीं करते हैं। स्टॉक लगभग 2% से नीचे थोड़ा सा ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट में 11.5% का इजाफा है, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, और जिस तरीके का ब्रेकआउट है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है बजाज फाइनेंस में। अगला जो टारगेट है 3800 रुपए का 3800 का टारगेट बनता है, यानी कि इन स्तरों से अगर आप देखें तो 250 रुपए की तेजी मुमकिन दिखाई देती है बजाज फाइनेंस में। बाय करके चलना है। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 3500 रुपए पर 3505 3505 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 3650 रुपए का 3650 का, और दूसरा टारगेट 3700 रुपए का होगा। तो 3700 के पहले टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस में हमारी खरीदारी करें। ओके, बजाज फाइनेंस में आप जो लेट हो गए हैं, मतलब लेट का तो मैं अभी आपको क्या बोलूं। देखो जय, मतलब आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कुणाल जी राकेश जी कि आप दोनों ना आपस में सलाह वाला करने में है ना लेट हो जाता है। मेरे को ऐसा लगा इससे पूछूं उससे पूछूं। तो कुणाल जी आपको क्या लगता है? इधर जय का क्या है, तुरंत खुद डिसीजन लिया फाइनल
तो आपका मेरे समझ में आ गया कि मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो कुणाल जी राकेश जी को पूछेंगे, राकेश जी कुणाल जी को पूछेंगे। जब तक जय ने दोनों बार रिकमेंड किया वो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा आप दोनों के बीच में। किरण जी का समझ में नहीं आ रहा मुझे, किरण जी के साथ में लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। किरण जी भी पहले कोटक दे रहे थे, आप दोनों ने रिकमेंड कर दिया तो किरण जी ने मुझे बोला अब जाने दो सर, दोनों ने कर दिया, मैं नहीं था। अभी किरण जी बजाज फाइनेंस भी दे रहे थे, फिर बोले अब इन दोनों ने कर दिया, अब जाने दो सर, मैं नहीं कर। किरण जी आप इतने लेट क्यों, ये बताओ। नहीं अनिल जी, लेट नहीं, बिल्कुल मैं इमीडिएट बोला, पर मुझे लगता है कि फ्लैश ऑफ सेकंड्स के बीच में जय पहले निकल गए। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है वो थर्ड अंपायर रखना पड़ेगा, जो वो देखेगा फोटो फिनिश में मतलब कौन आगे निकला। एकदम बिल्कुल तीनों की एक साथ कॉल आती हुई दिख रही। लेकिन तन मन धन का तो मुझे नहीं पता, तन और मन से किरण जी भी आपके इन दोनों कॉल्स में आपके साथ है, चाहे कोटक हो, तो पार्शियल क्रेडिट किरण जी को भी जानी चाहिए। किरण जी भी बजाज फाइनेंस रिकमेंड करना चाहते थे, लेकिन चूंकि जय और कुणाल जी राकेश जी ने भी कर दिया, तो ये है वो स्टॉक जहां पर लगातार खरीदारी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है। आइए सन फार्मा इन नतीजों के बाद बुल है या बेयर, ये जानना जरूरी है। पहले जानेंगे देवांशी से तर्क क्या है तेजी के, तर्क क्या है मंदी के, और उसके बाद तो फैसला करने के लिए तो एक ही जज है, आशु सर। चलिए देवांशी शुरुआत कीजिए, बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले अगर बुल पॉइंट्स की बात करें तो जिस तरह से नतीजे आते हुए दिखे थे काफ़ी इंप्रेसिंग थे। इनकी जो मुनाफा है वो करीब 70% तक यहाँ पे उछलता हुआ दिखा था। आप देखिए अनुमान से काफ़ी बेहतर नतीजे आते हुए दिखे थे। साथ ही इनकी जो स्पेशलिटी कारोबार है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो बिक्री है वो बढ़ती हुई दिखी थी। सीक्वेंशली हमने देखा काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने मिला है। साथ ही मैनेजमेंट का ये कहना था कि इनकी जो दो इंपॉर्टेंट दवाएं है सीक्वा और इल्यूमिया, ये प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच चुकी है ऑलरेडी, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनालिस्ट मान के चल रहे थे। तीसरी बड़ी बात ये भी थी कि अगली तिमाही में अमेरिका में कंपनी करीब 2 से 3 नए अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करती हुई दिखेगी, जिससे मार्जिन्स को काफी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। इस बार भी हमने देखा कि जो मार्जिन्स हैं ये काफी अच्छे बढ़ते हुए दिखे थे, वो भी अनुमान से काफी बेहतर थे। और साथ ही आप देखिए बेहतर प्रोडक्ट मिक्स के चलते भी इस बार मार्जिन को काफी सहारा मिलता हुआ दिखा है। सबसे बड़ा कंसर्न ये भी था कि जो उनका कर्ज है वो थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन इस तिमाही में कंपनी का ये कहना था कि इस 6 महीने में या छमाही में कंपनी ने $30 करोड़ तक के कर्ज कम कर दिए हैं। तो इसी के चलते CLA से खरीदारी की राय दे रहे हैं, 710 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बेयर की बात करें तो हमने देखा कि जो नतीजे अच्छे आते हुए दिखे या जो मुनाफे में जंप आता हुआ दिखा वो 2 वजह से थी। एक अन्य आय इनकी बढ़ती हुई दिखी थी, करीब 28% का जंप, और साथ ही इनका जो टैक्स क्रेडिट मिलता हुआ दिखा, इसके चलते बेस लाइन को सहारा मिलता हुआ दिखा था। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो चुनिंदा स्पेशलिटी दवा है उसमें अभी भी दिक्कतें हैं, प्री कोविड लेवल्स तक भी नहीं पहुंची है, धीमी पड़ रही है ग्रोथ। और साथ ही अब जो जेनरिक दवा का एंट्री होती हुई दिख रही है, डीले होते हुए दिख रहे हैं सन फार्मा की वजह से, तो इसके चलते अभी जो अनुमान था कि अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखेगी वो थोड़ी कम होती हुई दिखेगी। एनालिस्ट का ये भी कहना है कि हलोल प्लांट में जिस तरह से दिक्कतें हैं इसके चलते भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। खर्चों पर नियंत्रण था और इसी के चलते मार्जिन में थोड़ी सी बढ़त आती हुई दिखी है। क्रेडिट स्विस अभी भी नेगेटिव है, इनका कहना है कि अंडर परफॉर्म रेटिंग दे रहे हैं और 420 तक के लक्ष्य फिलहाल दे रहे हैं। तो आप देखिए स्टॉक करीब 500 के लेवल्स के आसपास चल रहा है। क्रेडिट स्विस 420 का लेवल्स दे रहे हैं, लेकिन इसके सामने अगर CLSA की बात करें तो 710 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। अनिल जी, ये है आपके लिए सन फार्मा में तेजी और मंदी दोनों की राय, दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह। आशु सर, जजमेंट। अनिल जी देखिए इस रिजल्ट में डेफिनेटली जो सन फार्मा के अराउंड काफ़ी सारे कंसर्न्स थे, चाहे वो प्राइसिंग को लेके था, US मार्केट में था, वो सब एड्रेस हुए हैं। डोमेस्टिक मार्केट में इनकी लीडरशिप बरकरार है, दैट इज़ अनसैचरेबल, तो मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। और अगर अनिल जी इसकी 5 साल की अगर एवरेज अगर आप देखें तो उस प्राइस से 25% डिस्काउंट पे ये अकेला स्टॉक है जो कंपेयर टू अदर फार्मा कंपनी चल रहा है। तो इन सब के चलते तो अनिल जी लगता है कि शायद वर्स्ट इज ओवर फॉर दिस स्टॉक एंड यहाँ से मतलब जाने को कुछ नहीं है। लेकिन अनिल जी ये स्टॉक ऐसा है कि मतलब क्योंकि जब इसको कंपेयर करते हैं डीवी से, लुपिन से, सिप्ला, बाकी से, इसकी एब्सोल्यूट प्राइसिंग ऐसी है कि अनिल जी इसमें जो ये डेरिवेटिव के चलते जब ये ओवरबॉट हो जाता है तो आप देखिए कि हर एक्सपायरी में मार इसमें बहुत ज्यादा पड़ती है। बट मुझे लगता है कि इस बार स्ट्रेंथ आई है और स्ट्रेंथ के बाद अनिल जी जो अपमूव हमने कल और आज में देखा, एक तो फॉलोअप अपमूव आया, फॉलोअप बाइंग आई और खड़ा हुआ है उस स्ट्रेंथ के साथ, मतलब इस भाव पे। तो अनिल जी अभी तो अच्छा लगता है, बट मैं फिर भी अनिल जी मतलब बिटवीन द थ्री अगर चूज करना हो तो मैं रेटिंग ग्लेनमार्क, सिप्ला और फिर सन फार्मा को दूंगा। बट अदरवाइज अनिल जी स्टॉक में काफी इस रिजल्ट से काफी चीजें सुधरी हैं। चलिए, तो इस रिजल्ट पर काफी चीजें सुधरी हैं ये साफ दिख रहा। आइए अब एक बार फिर से जय के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट।
बताएं जय। जी फिर से एक स्टॉक की और वो बैंकिंग में से अनिल जी मैं बहुत ही रेयरली कि कभी कभी देता हूँ ये इस पे रिकमेंडेशन, बिकॉज बहुत ही रेयरली ऐसा कोई स्ट्रक्चर के ऐसा डेटा बनकर आता है, बट ये टाइम ऐसा बन रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक अनिल जी, इसका 30 का कॉल ऑप्शन, 30 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है, जो करीब अभी 170 180 ये रेंज में मिल रहा है, 1.70 1.80 ये रेंज में मिल रहा है अनिल जी। इसको खरीद कर चलना है। बहुत ही बढ़िया सा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है अनिल जी। इसका जो पहला टारगेट बन रहा है वो है करीब ₹2.90 का 2.90। सेकंड टारगेट बन रहा है 3.10 का। सो 2.90 एंड 3.10 ये दो टारगेट्स के लिए इनफैक्ट इसको खरीद कर चल सकते हैं। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो कंसोलिडेशन हुआ है उसमें से मुझे ऐसा लग रहा है ये ब्रेकआउट अगर आता है, सो IDFC फर्स्ट बैंक हमें कुछ दिनों में 32.50 से 33 तक के लेवल्स मिनिमम दिखाएगा। और यहाँ पे अनिल जी नीचे स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो भी बहुत ही छोटा सा है, मैं कहूँगा ₹1.10 का है। सो 1.10 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं 1.70 1.8 की रेंज में। 2.9 एंड 3.10 ये दो टारगेट्स के लिए अनिल जी बहुत ही ब्यूटीफुल मैं कहूँगा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। और जैसे ये 200 डेमा के ऊपर निकलेगा ये स्टॉक, जो करीब इसका लेवल से 31 निकलते ही 32.50 हो जाएगा। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। IDFC फर्स्ट बैंक का कॉल ऑप्शन खरीदना है ₹30 का इन द मनी वाला। ₹1.70 ₹1.80 में लीजिए, ₹1.10 का स्टॉप लॉस लगाइए और ₹2.90 और ₹3.10 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ये है राय जय की तरफ से IDFC फर्स्ट बैंक। जय आप बोले थे मैं कभी ऐसा करता नहीं, ये सब बोलने के पहले बहुत संकोच कर रहे थे, सोच समझ के, ऐसे क्यों? मतलब क्या वजह है, क्यों आपको देते हो, ऐसे झिझक क्यों हो रही थी? अनिल जी IDFC फर्स्ट बैंक जनरली अनिल जी इसमें इतना खास मोमेंटम देखने मिलता नहीं, इतना फास्ट मूव देखने में नहीं मिलता है अनिल जी। जैसे आपको कुछ स्टॉक्स मेरे ध्यान में रहेंगे जो मैं कभी कभी देता हूँ, पर बहुत ही श्योरिटी होती है तभी देता हूँ। जैसे हो गया टोरेंट फार्मा हो गया, कि पावर ग्रिड हो गया अनिल जी, कि HPCL हो गया। तो ये सारी जो स्टॉक्स है उसमें कभी ऐसा कोई मोमेंटम का कभी ऐसा कोई एक डेटा निकल कर आता है जिससे आपको वो जिसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप रिकमेंडेशन दे रहे हो तो। अदरवाइज जनरली ये स्टॉक बहुत ही धीरे से चलते हैं या तो फिर इसमें विपसॉइंग पैटर्न्स ज़्यादा होती है अनिल जी। सो बहुत ही रेयरली ऐसा डेटा देखने मिलता है। अच्छा, बाकी जो स्टॉक है ना जय, वो जो आपके फेवरेट है उसमें थोड़ी कम श्योरिटी होती है तो भी दे देते हो? जैसे इनमें आप बोल रहे हो बहुत श्योरिटी से देता हूँ, तो बाकी वालों को कम श्योरिटी में ठीक है ये तो अपने ही जानते हैं, इसको दे दो। नहीं अनिल जी श्योरिटी नहीं, मगर उसमें क्या, उसमें मोमेंटम इतना क्विक होता है अनिल जी, इतना फास्ट होता है ना कि उसमें संकोच नहीं होता है देने में अनिल जी। इसमें तो डबल चेक करना पड़ता है। हाँ, चाल पे पकड़ देती है वहां पे, बिल्कुल ठीक बात है। आशीष सर कुछ कह रहे हो? जी सर। अनिल जी मैं जय से बिल्कुल सहमत हूँ, और ये जो मुझे लग रहा है कि जो डबल चेक भी बोल रहा है ना, मॉडेस्ट है, इसमें ट्रिपल चौपल चेक करना चाहिए। ये अनिल जी वही स्टॉक है जो हर एक्सपायरी में 32-33 पे आता है, लोगों को चिपकाता है और 29 पे एक्सपायरी कटती है। तो अनिल जी ये जो फ्यूचर HDFC है ना, मतलब प्रेजेंट HDFC से बेटर है, प्रेजेंट HDFC बेटर है अनिल जी, फ्यूचर IDFC। ये तो कल वाले ही हाल फिर से हो गया, गाँव बसाने ही लुटेरे आ गए। कॉल दिया नहीं, आशीष ने पहले ही बोल दिया एक्सपायरी 29 की होती है, भगवान भला करे। बेचारी पहला हफ्ता आशीष पूरा महीना पड़ा है अभी तक। जी आशीष सर पूरा महीना पड़ा है अभी। जी सर मैंने तो सिर्फ उसका जो डबल चेक है उसको मतलब कंकर किया है कि वो बहुत अच्छा करता है, डबल चेक करता है तो ठीक बात है। चलिए तो ये है, लेकिन एक स्टॉक और है जो आज एक्शन में आया है, पहले कमजोर खुला है, नहीं कोई खास रिकवरी नहीं। गोदरेज प्रॉपर्टी 5% नीचे। जो पोजिशनल पिक है आपकी बंसल जी, उस पर भरोसा बरकरार है? गोदरेज प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से होल्ड किया जाए और ऐड करें या स्टॉप लॉस लगा कर निकल जाए, क्या है आपकी राय? अरे अनिल जी ऐसा गजब ना करें अनिल जी, हमारे तो टारगेट को ओवरशूट कर गया था। क्या बात कर रहे हैं? पोजिशनल पिक के तो अनिल जी टारगेट को भी ओवरशूट कर गया था 4-5% का। हाँ अनिल जी ऐसे अब आप भी अनिल जी ट्विटर पे जैसे लग जाएंगे तो ये तो सरासर नाइंसाफी अनिल जी। मेरे को भी अनिल जी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ऐसे। अरे मुंह से तो निकल गया, फिर मैंने कहा पूछना तो है, अब क्या करके पूछूं, तो फिर जो समझ में आया वही बोल दिया। तो बंसल जी के टारगेट ओवरशूट होने के बाद में स्टॉक गिरा है, इसलिए बिल्कुल भी कोई कुछ ना कहे बंसल जी को, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, कोई और कुछ भी नहीं कहेगा, चिंता न करे बंसल जी। लेकिन ये तो बता दो बंसल जी वापस कब लेना है? अनिल जी देखिए अभी तो बैंक्स लेने हैं, अभी जो हमने जैसे कोटक महिंद्रा बैंक बोला उसको लेना है, अभी बजाज फाइनेंस बोला अनिल जी
उसको लेना है तो वहां नजर रखनी है अभी फॉर द टाइम बीइंग गोदरेज प्रॉपर्टीज को। ओरिजिनली अनिल जी गोदरेज प्रॉपर्टीज को अवॉइड करना है अनिल जी अभी। आपने गोदरेज बोल दिया, अवॉइड कर देंगे। आइए तब तक कॉनकोर के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे इसका अनुमान देख लेते हैं। वरुण हमारे साथ तैयार है, बताएं वरुण। ठीक है अनिल जी, कॉनकोर के नतीजे थोड़े कमजोर रहने वाले हैं, खासकर जो वॉल्यूम्स है उसमें गिरावट का असर इस कंपनी के नतीजे पे आपको देखने मिलेगा। कंपनी की जो रेल कंटेनर वॉल्यूम्स है उसमें 6% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। एक्जिम वॉल्यूम्स में करीब 12% के आसपास की गिरावट होगी और घरेलू वॉल्यूम्स 2% नीचे रहेंगे। तो इसी का इंपैक्ट कंपनी के नतीजों पे देखने मिलेगा, जहां रेवेन्यूज करीब 17-17.5% गिरने वाली है। 1738 करोड़ से गिर के 1432 करोड़ पे आएगी। कंपनी के एबिटा में 40-41% की गिरावट होगी। मार्जिन 24.5% से गिर के 17.6% पे आएंगे। हालांकि अगर आप देखें तो कंपनी नुकसान से प्रॉफिट में आने वाली है, यानी कि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 322 करोड़ का नुकसान था, लेकिन उस समय एक एक्सेप्शनल यानी कि अतिरिक्त घाटा कंपनी को हुआ था 860 करोड़ का। इसके लिए कंपनी नुकसान से प्रॉफिट में आते हुए दिखाई देगी। अगर वो नहीं होता तो कंपनी का इस बार प्रॉफिट का आंकड़ा भी काफी कम रहने वाला है, 129 करोड़ के आसपास ही रहेगा। तो कम नजर रखें कंपनी अपना गाइडेंस क्या देती है आगे के वॉल्यूम्स को लेकर, साथ ही साथ लैंड लाइसेंसिंग से किस तरह का आगे का कंपनी का गाइडेंस है, ये सब जानना होगा। लेकिन कमजोर इस बार रहेंगे कंपनी के नतीजे, खासकर वॉल्यूम के फ्रंट पे कमजोर नतीजे रहने की आशंका है। तो किरण जी जरा इसके चार्ट देख लीजिए, कौन कौन शॉर्ट करना है, और अगर आपको लगता नहीं इस मार्केट में नहीं करना है तो वो भी बता दीजिए। अनिल जी चार्ट पैटर्न अभी न्यूट्रल है और रेजिस्टेंस के आसपास है। तो मेरा मानना है कि जो डेयर डेविल ट्रेडर्स रहते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स है, उन्होंने शॉर्ट पोजिशंस लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 405 का, 398 पे ट्रेड कर रहा है, और 390 से लेके 383 ये मेरे टारगेट्स रहेंगे। ये है आपके लिए कौन कौन पर आए। और इस बीच एक स्टॉक और आपके सामने रखा जाए, वो है पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी में एक स्पेशल डिविडेंड आने की तैयारी में। जी हाँ, विशेष डिविडेंड। विशेष डिविडेंड का मतलब डिविडेंड थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो 11 नवंबर को होगी बोर्ड बैठक, स्पेशल डिविडेंड पे किया जाएगा विचार। ये इंटरेस्टिंग है। तो ओके, 22% आज ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये कि किसी को तो अंदाजा है कि अच्छा स्पेशल डिविडेंड आना चाहिए। स्टॉक ये खबर के बाद देखिए मजबूत भी होता हुआ दिख रहा है। स्पेशल डिविडेंड है तो जाहिर सी बात है कि अगर 5% से ज़्यादा हुआ तो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को भी स्पेशल डिविडेंड का मिलेगा फ़ायदा। तो ये एक बड़ी आपके लिए खबर है। इस वक्त 11 नवंबर को स्पेशल डिविडेंड पे पेट्रोनेट एलएनजी की होगी बोर्ड बैठक। ये इंटरेस्टिंग खबर है। आइए इसी पर एक बार राय ले ली जाए जल्दी से। पेट्रोनेट एलएनजी, जय बताइए इसके चार्ट देखकर क्या ये और भागने को तैयार है? जी अनिल जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, टेक्निकली तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म एक बॉटम बना हुआ है और इसका एक अच्छा सपोर्ट है नीचे में 218-19 के रेंज में अनिल जी। और ये स्टॉक में हमें एक उछाल देखना मिलना चाहिए 240-42 तक के लेवल्स तक। तो यहाँ से भी अपसाइड हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है। देखिए पेट्रोनेट एलएनजी पर 11 नवंबर को स्पेशल डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है। पीएसयू स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि अब डिविडेंड एक थीम बनती जा रही है। आखिरी 10 मिनट ट्रेड के बचे हैं, जल्दी से चलते हैं अनिल जी के पास उनकी फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स काफी वॉलेटाइल हैं, पर अच्छी बात है सर कि पिछले 1 घंटे में 50-100 पॉइंट का ही मूवमेंट हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। तो बड़ी बड़ी मूव्स के बाद जहां पर हम देख रहे थे कि 5-5 मिनट में 200-300 पॉइंट्स की मूव आ रही थी, पिछले 1-1.5 घंटे में एक सीमित दायरे में ही कारोबार हुआ है। फिलहाल एकदम सपाट है। हल्की सी बढ़त आपको डाउ फ्यूचर्स पे दिखेगी 25-26 पॉइंट्स की। इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स गेन्स होल्ड कर रहे हैं सर, ऑलमोस्ट 3.25% की तेजी वहां पर है। और यूरोप के बाजार जहां पर सुस्त शुरुआत हुई थी, गिरावट के साथ रिकवरी हुई, अब देखिए वहां पर अच्छी तेजी बन रही है। 1% की तेजी आपको फिलहाल यूरोप में दिख रही है। तो मोमेंटम जरूर बना हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में कल की तेजी के बाद का। बताइए सर क्या करके जाना चाहिए, क्योंकि यूएस इलेक्शंस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। ये बताइए दीप, ये तो सब ठीक है, जीतेगा कौन, ट्रम्प साहब या बाइडेन? और कल सुबह सब हम जब 9:15 बजे खोलेंगे मार्केट तब तक रिजल्ट आ जाएंगे क्या? मतलब आइडिया लग जाएगा क्या? अनिल जी, एज थिंग्स स्टैंड अब तो मुश्किल लग रहा है सर, क्योंकि एक तो फाइनल काउंटिंग तो अब लंबी चलेगी, क्योंकि जितनी भी स्टेट्स में अब काउंटिंग बाकी है ये वही स्टेट्स है सर जो आपने अजय बग्गा साहब के साथ पहले डिस्कशन में भी पता करा था कि जहां पर काउंटिंग लंबे समय तक चल सकती है। तो वही स्टेट्स के रिजल्ट्स अब अटके हुए हैं। तो सर लग रहा है कि शायद कल तक तो एटलीस्ट क्लैरिटी नहीं आनी चाहिए। आशा है कि इस हफ्ते आ जाए
पर एटलीस्ट अगले 24 घंटे में क्लियर विनर आए ये मुश्किल लग रहा है सर। बात तो सही है, पता नहीं चल पा रहा अभी होगा क्या। तो चलो ठीक है, आप कितना भी, अच्छा बग्गा साहब भी तो आने वाले थे 2:30 बजे, क्या हुआ? बग्गा साहब ने तो बोला था मैं 2:30 बजे ज्वाइन करूंगा, बहुत थक रहे थे बग्गा साहब वैसे सुबह कल। अरे बग्गा साहब है, अरे सर आप हैं, पता ही नहीं था। मैं जल्दी से बताओ सर रिजल्ट किस क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसका आ रहा है, ताकि क्लोजिंग में स्ट्रेटेजी में बताऊं उससे पहले मुझे पता चल जाए। जी सर। आज आपकी नोटा स्ट्रेटेजी अनिल जी ये लंबा खींचेगा क्योंकि ट्रम्प साहब ने आके सीधा कह दिया कि मैं जीत जाता बट तुम मेरे से छीन रहे हो इलेक्शन। हाँ। तो अभी नोटा ही करना है अनिल जी आज तो, अब कल सवेरे देखेंगे। आज मैं नोटा का ही आपको सलाह दूंगा। जी जी। समझना मुश्किल है, ये थोड़ा लंबा चलेगा। अच्छा सर, 300 केस है अनिल जी। हाँ अच्छा सर, एक मिनट, एक चीज ये बताओ सर कि क्या लगता है कल सुबह तक रिजल्ट आ जाएगा या अंदाजा लग जाएगा कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, या अभी थोड़ा लंबा चलेगा मामला? नहीं, कल सवेरे तक ये गिन लेंगे क्योंकि ये पेंसिल्वेनिया का है सारा खेल। उन्होंने आज सवेरे गिनना शुरू किया, या आई थिंक आज 7 बजे रात से शुरू किया गिनना। तो गिन तो लेंगे अनिल जी, बट कल सवेरे सुप्रीम कोर्ट में ट्रम्प फाइल कर रहे हैं, और मतलब सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है, फाइल तो ऑलरेडी कर दिया है कि कोई गिनती नहीं होनी चाहिए थी 6-7 बजे जितने भी बजे इलेक्शन खत्म हुए। और पेंसिल्वेनिया 3 दिन और लेता है बैलेट्स, तो लोगों के बैलेट्स काफी पड़े हुए हैं जो रास्ते में है, पोस्ट ऑफिस में है, तो और नॉर्मली वो अलाउड होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनने की मंजूरी दी है। और सुप्रीम कोर्ट में 6 रिपब्लिकन अपॉइंटीज हैं और 3 डेमोक्रेट्स के अपॉइंटीज हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में वोट होता है, हो सकता है कि वो इनको खारिज करें वोटों को, जिस पे कि फिर काफी वहाँ सर सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ पता रहता है कौन सा जज किस पार्टी का है, ऐसा? बिल्कुल, हाँ जी, क्योंकि सेनेट है ना उनका, राज्यसभा उनको अपॉइंट करता है, तो जिसकी मेजॉरिटी है वो उसको इंटरव्यू करते हैं, और जिसकी मेजॉरिटी है वो अपॉइंट करते हैं। सर एक शो तो करना आपके साथ कंजर्वेटिव और लिबरल एक शो करना अलग से आपके साथ में, वो ये कि इतने सारे गालमेल इस तरह के सिस्टम प्रोसेस के बावजूद अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बना कैसे, ये समझ के बाहर कीजिए। जी जी अनिल जी, हमें वीजा नहीं देंगे अमेरिका वाले, उनका गुणगान ही करना चाहिए, अमेरिका वीजा भी चाहिए होगा कभी। अरे सर, हम अमेरिका से बढ़िया बना देंगे अपने देश को, वहां से बढ़िया हमारा इलेक्शन कमीशन है, दिक्कत क्या है? लेकिन पॉइंट ये है कि जो हाल है इलेक्शन का, मतलब लास्ट डेट के बाद भी 3 दिन तक वोट डालते रहो, भेजते रहो, गजब ही है, राम भरोसे। चलिए एनीवे, चलिए बढ़ते आगे। मैं बग्गा साहब से क्लोजिंग पे फिर से एक ओपिनियन लेता हूँ, तब तक आपके कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़े एक बार तैयार करके जाइए। रिलायंस, आशुतोष सर इस पर राय दीजिए, 1915 खरीदना इस लेवल पर? अनिल जी ऐसा है कि ये मैं आपको सुन रहा था कल भी और आज भी। अनिल जी, जो र्यूमर्स है ना, ये जो अभी का जो इसमें गिरावट है वो र्यूमर्स की नहीं है अनिल जी। अगर र्यूमर्स में तो कुछ भी अगर सच्चाई होती तो ये भाव नहीं होता, वो बहुत ही डिफरेंट भाव होता। ये क्लियरली अनिल जी ये ओवरबॉट स्टॉक है, और कई स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने प्रॉफिट बुकिंग की है। अनिल जी ओवरऑल भी अगर आप देखें, फंड रेजिंग रिलायंस की काफी हद तक हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि प्राइस वाइज नहीं भी वो एक कंसोलिडेशन टाइम वाइज रहेगी, और इस एक्सपायरी में अनिल जी कोई बहुत ऊपर का भाव नहीं लगता मुझे। बट यस, इन्वेस्टर के लिए जो आपने कल बात बोली थी कि अगर आप 1850 पे लेके रख लेते हैं तो लंबे के लिए तो बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अनिल जी, मेरा जो शॉर्ट टर्म, आई एम जस्ट टॉकिंग प्योरली ऑन द शॉर्ट टर्म व्यू, फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज एक्सपायरी टू एक्सपायरी। तो इस एक्सपायरी में अनिल जी पोस्ट रिजल्ट्स जो ट्रैपिंग हुई है ना, वो मुझे लगता है कि जब तक वो एग्जिट रीजनेबल नहीं मिलता तो इसमें कोई बड़ा स्पर्ट देखने को नहीं मिल सकता। तो कोई डिलीवरी वाले नहीं जिसने लेके रखना है। और अनिल जी, एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि 2200-2300 पे भी इसमें ना लोग डिलीवरी लेके कंफर्टेबल फील करने लग गए थे कि रिलायंस है तो बहुत बढ़ेगा। तो ऐसी कॉम्प्लेसेंसी जब आती है, बैक्ड बाय रिजल्ट, बैक्ड बाय ओवरबॉट, तो आई थिंक ये ऑल पुट टुगेदर उसका रिएक्शन है। सो अनिल जी, मैं अभी तो इसमें बहुत पॉजिटिव, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव नहीं हूँ। ऊपर नीचे यस बाउंस बैक आया है, और भी मिल सकता है, बट बहुत ज्यादा नहीं लगता मुझे अनिल जी। ओके, नज़र रखिए रिलायंस पर, क्योंकि इसकी वजह से मार्केट डायरेक्शन पर भी असर पड़ा है। पर अनिल जी ने जैसे कहा था 1850 पे सपोर्ट है, हमने देखा है वहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और अब अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है।
कई और स्टॉक्स जहां पर आप बढ़िया एक्शन आते हुए देख रहे हैं और इंतजार है कुछ और अहम नतीजों का भी जहां पर हमें फोकस बना के रखना है। पर कुछ स्टॉक्स जहां पर मैं जल्दी से फाइनल व्यूज ले लूं क्योंकि क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वोल्टास हमने हाईलाइट किया था, हैवेल्स देखिए ये भी डेज हाई पर आया है। अशोक लेलैंड अब निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी बनाकर दिख रहा है और एकदम फ्लैट हो गया है। किरण जी, अशोक लेलैंड पर BTST बनता है, जिस तरह से रिकवरी भी आई है स्टॉक में काफी एक्टिव रहा है, अब ट्रेड बना के जाना चाहिए कल के लिए इस पर कुछ? नहीं, कल मैंने इसको एक अच्छा बाय कॉल दिया था और इधर 8150 82 का स्टॉप लॉस है, अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि ये 89 90 के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। जहां पे इंडेक्स में करेक्शन आई थी इस स्टॉक में बिल्कुल देखने को नहीं मिली और अंडर करंट इस स्टॉक में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो 85 का एक छोटा सा बैरियर है, अगर कल के सत्र में 85 निकल जाता है तो 89 के पहले टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए और 1 से 2 दिनों में 93 94 के टारगेट भी देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 93 94 के टारगेट्स के लिए अशोक लेलैंड पर रखिए नजर। सीमेंस ये एक और स्टॉक है जहां पर हम मोमेंटम बढ़ते हुए देख रहे हैं पिछले कुछ मिनटों में। सुमित जी, सीमेंस पर कोई ट्रेड बना के जाना चाहिए क्लोजिंग के लिए? ओके, माफ कीजिएगा, सुमित जी की आदत पड़ गई है और रोज उनसे सवाल भी पूछ लेता हूं। जय, जरा आप व्यू दीजिए, सीमेंस कोई पोजीशन बना के जानी चाहिए या नहीं? देखिए, मैं कहूँगा कि दीप सीमेंस में एक ब्रेकआउट तो बहुत ही अच्छा आया है और जो हिसाब से ये स्टॉक ने 1310-15 के लेवल्स ऊपर निकाले और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली अगर किसी पोजीशंस बनानी है इसमें तो लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना सकते हैं। 1310 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में टारगेट बन रहे वो 1360 से 70 के रेंज तक के बन रहे हैं शॉर्ट टर्म में। बहुत ही क्लियर एक मैं कहूँगा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट सीमेंस में देखने मिला है और काफ़ी टाइम के बाद दीपांशु ये देखने मिला है। लगभग मैं कहूँगा कि 1.5 महीने का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। बिल्कुल, तो एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, सीमेंस पर रखिए नजर। हमने देखा है L&T पर भी अच्छी चाल रही है, कैपिटल गुड्स स्पेस में थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स में बढ़िया मूवमेंट रहा है। पर आज का दिन वैसे तो वॉलेटिलिटी के नाम था, पर अगर आपने बाजार पे कुछ पोजीशंस रखी हैं और आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं तो आप थोड़े मुनाफे में रहे हुए होंगे। स्पेशली इंडसइंड बैंक यहाँ पर नजर रखिए, किसने एक्सपेक्ट किया था 5% की तेजी के साथ डेज हाई के करीब ये स्टॉक आपको बंद होते हुए दिखेगा, बट एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। यही नहीं, वापस निफ्टी भी 11,900 के करीब आने की कोशिश कर रहा है 75 अंकों की तेजी के साथ। बैंक निफ्टी जहां पर काफी वॉलेटाइल मूव्स रही है, ये भी एकदम सपाट क्लोजिंग के संकेत दे रहा है 25,650 के करीब। इंडसइंड बैंक टॉप गेनर। इसके अलावा सन फार्मा बढ़िया मूव यहां पर आई नतीजों के बाद। डिवीज लैब, कई सारे हमारे एक्सपर्ट्स ने स्टॉक को रेकमेंड भी किया, आज 3.5% की तेजी वहां पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अनिल जी ने आपको कहा भी था कल 1850 के करीब स्टॉक पर आप परेशानी नहीं देखेंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ, 1900 के ऊपर वो क्लोज दे रहा है। आईटी स्टॉक्स में एक बढ़िया मोमेंटम आते हुए दिखा, 2.5 महीने के निचले स्तर पर आपने रुपये को देखा है, इसलिए आईटी, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, विप्रो, इन सभी स्टॉक्स पर अच्छी खरीदारी आई है। कोफोर्ज भी काफी एक्टिव रहा। बजाज फाइनेंस लंबे समय बाद यहां पर अच्छी मूव आती हुई दिखी, उस पर भी नजर रखिए और साथ ही कोटक बैंक, इसकी जो आउट परफॉर्मेंस इस हफ्ते देखी है वो बरकरार है। यूपीएल यहां पर लगातार परेशानी बनी हुई है और देखिए अब 400 के स्तर तक यूपीएल फिसल चुका है 4% की गिरावट के साथ। एक्सिस और आईसीआईसीआई यहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली आपने देखी है, एचडीएफसी का पार्टिसिपेशन नहीं रहा, इसकी वजह से भी थोड़ी कमजोरी देखी और आईटीसी एक दिन की परफॉर्मेंस के बाद आज एकदम सुस्त पड़ते हुए आपको ये स्टॉक दिखा है। कई सारे स्टॉक्स फ्यूचर्स में जो एक्टिव रहे, पीवीआर नतीजों के बाद यहां पर आपने बढ़िया मूव आती हुई देखी, थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर हुई बट एक्शन बरकरार था। अपोलो टायर्स नतीजों से पहले यहां पर एक्शन बरकरार रहा। एसबीआई यहां पर नतीजे अच्छे आते हुए दिखे और डेज हाई के करीब ये स्टॉक भी बंद हो रहा है 205। वोल्टास और हैवेल्स बढ़िया तेजी यहां पर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ग्लेनमार्क, पेज इंडस्ट्रीज, JSPL, ये सारे स्टॉक्स आपको काफी एक्टिव होते हुए दिखे। दूसरी तरफ आपने देखा गोदरेज प्रॉपर्टीज, यूपीएल, वेदांता, बीएससी, मुथूट और साथ ही भारतीय इंफ्राटेल आज के कमजोर शेयर्स रहे। बट अनिल जी, ऑल एंड ऑल ऑन अ डे जो काफी वॉलेटाइल रहा, बैंक निफ्टी सपाट बंद हो रहा है, निफ्टी 80 अंकों की तेजी के साथ बंद हो रहा है। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स 60 अंक नीचे सर, 60 अंक नीचे डाउ फ्यूचर। ये याद रख लेना दीपा, कल सुबह काम आएगा कि हम जब बंद हुए तब डाउ फ्यूचर का क्या हाल था। एक बार डाउ फ्यूचर्स भी देख लीजिए, नेस्डेक फ्यूचर्स भी देख लीजिए, अंदाजा रहेगा भाई कि जो उम्मीद थी उसके विपरीत कैसे बंद हुए हैं। 50 पॉइंट डाउ फ्यूचर नीचे और 300 पॉइंट। अच्छा अजय सर, तो है ये ना सर, ये ऐसा क्यों कि डाउ फ्यूचर 40 पॉइंट नीचे है, तो डाउ को ही डर है चुनाव का, नेस्डेक को नहीं है, नेस्डेक 2.5% 300 पॉइंट ऊपर, ऐसा क्यों सर?
देखिए नैस्डैक को क्या डर था, अगर बाइडेन और प्रेसिडेंसी और सेनेट दोनों जीत लेते हैं तो ये एंटी ट्रस्ट काफी चीजें इनके ऊपर आ जाएंगी अनिल जी। एंटी ट्रस्ट मूव्स और ब्रेकअप भी हो सकता है जो फैंग स्टॉक्स हैं उनका। तो वो नहीं होता दिख रहा है कि स्वीप तो नहीं है बिल्कुल। और सेनेट भी लगता नहीं है कि डेमोक्रेट्स ले पाएंगे। 47 का आंकड़ा चल रहा है अभी, और 6 सीटों में अभी घोषणा आनी है, वो आज रात तक आएगी। तो लगता नहीं है कि मेजॉरिटी ले पाएंगे डेमोक्रेट्स। सो उससे राहत की सांस ये जो आईटी स्टॉक्स हैं वो ले रहे हैं कि इनके ऊपर रेगुलेशंस नहीं आएंगी। तो वही डिफरेंस है। डाउ ज्यादा ओल्ड इकोनॉमी है और इसमें नैस्डैक तो प्योर आपका आईटी, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, नई कंपनियां ई कॉमर्स की, वो सब है। ट्रंप के आने से डाउ को ज्यादा फायदा, आईटी शेयरों को ज्यादा फायदा ही ऐसा नहीं। और जो डीरेगुलेशन, ट्रंप के 3 सेक्टर आप देख लीजिए, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग और आईटी, जिसमें एनवायरनमेंट के रेगुलेशन हटाए जाएंगे, ओवरसाइट के रेगुलेशन हटाए जाएंगे और काम करना आसान रहेगा, वो अच्छा करते हैं। बाइडेन के सामने है ग्रीन रिन्यूएबल्स, तो टेस्ला वगैरह जो भी सोलार कंपनियां हैं, वो रिन्यूएबल सेक्टर बहुत अच्छा चला बाइडेन के जीत का सोच के। और ये सब नेगेटिव, ऑयल एंड गैस नेगेटिव हो जाता है, बैंक नेगेटिव, बिग आईटी जो फैंग स्टॉक्स हैं उनको डर लगता है अगर बाइडेन आ गए तो ज्यादा रेगुलेशन होगा, और स्पेशली ये बिग आईटी को तो ब्रेकअप कर देंगे क्योंकि ये बहुत बड़े, ये नेशन स्टेट से भी बड़े हो गए हैं और बिल्कुल कंट्रोल करते हैं लोगों की सोच। तो कभी ना कभी तो आएगा ये। यही है कि ट्रंप आ गए तो 4 साल वो सेफ हैं फिर। सर ये आप सारे के सारे अखबार और वेबसाइट जो पढ़ते हैं वो सब अमेरिका वालों की पढ़ते हैं, हिंदुस्तान का भी कभी टाइम मिलता है आपको कि यहाँ वाले भी पढ़ लें कभी? नहीं, हिंदुस्तान का पढ़ता हूँ बट कमेंट नहीं करता हूँ। हिंदुस्तान में वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का सवाल, देखिए क्या देश है अनिल जी। हम वही कल मैं और मेरे मदर भी बोल रहे थे, वाइफ भी बोल रहे थे कि वो ट्रंप कुछ भी बोल देता है। वो कहता है क्रुकेड हिलरी क्लिंटन, स्लीपी जो बाइडेन, और कोई कुछ नहीं कहता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना बढ़िया। और वो इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके लोग घूम रहे हैं, वो AK-47 वाले कह रहे हैं देयर माइट बी सम ट्रबल, एंड वो इतनी बड़ी बंदूकें लेके सड़कों पे घूम रहे हैं। यहाँ पुलिस वाले को आवाज भी ऊंची कर दो, अंदर कर देगा, कोई निजात नहीं है। No one can save you। तो पुलिस वाले के पास भी डंडा ही है। कमेंट ही नहीं करता। बाकी लोगों की छोड़ो, पुलिस वाले के पास खाली डंडा है, उनके पास बंदूक नहीं है, दूसरों के पास तो कहां से। अच्छा सर, हर अच्छा बंदूक नहीं रखते। दिल्ली वगैरह में ऐसे लाखों अगर बंदूकें हो दिल्ली में, सोचो ये रोड रेज जो रोज होता है, क्या हालत हो जाए दिल्ली में। वैसा भारत का मैं कमेंट ही नहीं करता हूँ, इसलिए आता सब कुछ है, मैं चुप रहता हूँ। रोड रेज खाली इतने हैं ना आपके विशेषज्ञ। रोड रेज देखो, दिल्ली वाले ये तीनों, कुणाल जी, राकेश जी, आशुतोष, चुनाव का माहौल दिखना चाहिए। देखो तीनों चुनाव वाली वेशभूषा में एकदम, सब बंडी पहन के आएंगे एकदम बिल्कुल चुनाव के में। जी आशु जी। नहीं अनिल जी, मैं बग्गा जी को एक और स्टेटमेंट याद दिला रहा था, वो तो गवर्नर को भी बोल देता है, दिस लेडी येलेन, दिस लेडी येलेन शी डजंट नो एनीथिंग। मतलब इस तरह के कमेंट्स आते हैं, मतलब हम हैरान रह जाते हैं कि क्या हो जाता है। हाँ, हमारे तो मतलब आदत ही नहीं है कि इस तरह दोस्तों को नहीं बोल सकते। हम चाहें तो कभी आशु सर के लिए कभी कुछ भी नहीं बोल सकते, बाकी तो दूसरों की बात छोड़ो, ये कहीं बुरा मान जाएंगे। लेकिन आशु सर हमारे यूनिक है। अमेरिका से भी बैठ के वो हमें शॉटिंग कर रहे थे अनिल जी, याद है? हम सब स्टूडियो में थे, बहुत खुश हो रहे थे। आशु जी उठ के आ गए, बोले तुम मार्केट कैसे बढ़ा रहे हो, ये मार्केट गिरेगा अभी, और 2 घंटे में गिरा दिया था इन्होंने। देखो आशु सर, आपका खौफ पूरी जगह बरकरार है बग्गा साहब। लेकिन एक चीज बग्गा साहब कहना चाहता हूँ, अभी जो बात निकली ना, आपने ये दोनों तीनों पॉइंट बोले, आईटी शेयरों पे जो मैंने सवाल पूछा, मैं हर बार है ना आपका इंटरव्यू करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि चलो बग्गा साहब ने ये बताया, अब क्या है, अब क्या, अब तो बग्गा साहब की सारी नॉलेज निकल गई होगी। लेकिन आप हर बार कुछ ना कुछ और 3-4-5 चीज़ें नई लेके आते हो। मतलब हमें ऐसा लगता है कि मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा वैसा, इतनी सारी चीज़ें कि 3 मुद्दे ट्रंप साहब के क्या हैं, बाइडेन साहब के क्या हैं, गजब। और अगर आपको भी कुछ और नॉलेज की भूख हो, कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो फिर शाम का टाइम फिक्स कर लीजिए बग्गा साहब के साथ, आज शाम 6 बजे। यहाँ शाम 6 बजे का खास आयोजन है अमेरिका का जनादेश
भारत के लिए संदेश। बग्गा साहब तो होंगे ही, साथ में 2 और खास मेहमान होंगे, वेद प्रताप वैदिक साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और सुरेश कुमार गोयल साहब जो पूर्व राजनयिक हैं। सुपर पावर अमेरिका में जो इलेक्शन चल रहे हैं, सबसे पावरफुल व्यक्ति को चुनने के लिए, सुप्रीम लीडर को चुनने के लिए जबरदस्त टक्कर है। किसकी दिवाली होगी, किसका दिवाला होगा, पता चलेगा। दोनों अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं और दोनों डरे हुए भी हैं। फाइनल रिजल्ट बताएगा कि अमेरिका के दिल में है क्या। लेकिन इन सब नतीजों का भारत के लिए क्या मतलब है, ट्रंप और बाइडेन जो भी जीते इनसे हमारे पर क्या असर होगा, और आखिर में अमेरिकी चुनाव में भारत की जीत कैसे होगी, ये हम शाम को 6 बजे करेंगे चर्चा। हमारे तीनों खास मेहमानों के साथ ज़रूर जुड़िएगा। रात 8:26 आज एक विशेष कार्यक्रम में। आमतौर पर आप फिक्स इनकम और डेट में इसलिए पैसा लगाते हैं, आप ये सोचते चलते हैं ये तो रिस्क नहीं, आराम से, कोई टेंशन नहीं। क्या वाकई में डेट में या फिक्स इनकम में या फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री है? और क्योंकि आप वहाँ पर पैसा इसलिए लगाते हैं कि रिस्क कम हो, रिटर्न भले कम आए। तो अब हम आज इस कैटेगरी को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर रिस्क है। अगर आपको एफडी और फिक्स इनकम के दूसरे ऑप्शन के मुकाबले में डेट म्यूचुअल फंड में रिटर्न थोड़े बेहतर आ रहे हैं, तो क्या वहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, और लगा रहे हैं तो रिस्क क्या है। इस पर विशेष शो 8:30 बजे ज़रूर देखिएगा। डेट में निवेश रिस्क फ्री, ये है आपके लिए आज का विशेष शो, मिस मत करिएगा। ओके, परफेक्ट। तो सर जाने से पहले बग्गा साहब, अब की बार किसकी सरकार अमेरिका में? सर कुछ तो बताओ। सरकार सर, भारतीयों के लिए तो ट्रंप चाहिए। और मेरे मदर ने भी वो प्रश्न निकालते हैं, उनका भी प्रश्न निकला हुआ है 2 हफ्ते से, उन्होंने ट्रंप बोला हुआ था मुझे, तो मुझे तो काफी ठीक है गुंजाइश दिख रही है ट्रंप। अब रिजल्ट जो भी हो, आपने बोल दिया मदर के बारे में, तो फिर ठीक है। ट्रंप अब की बार ट्रंप के जो जीते ट्रंप की संभावनाएं अभी भी बरकरार है, बिल्कुल खत्म नहीं हुए, ये आप मानकर चल सकते हैं। चलिए विदा लेने का वक्त है। अच्छा, कल तो गुरुवार भी है, कल गुरुवार है ना? हाँ जी, ओके, कल गुरुवार है, शुक्रवार भी आ रहा है। अभी तक तो हमने मस्ती की पाठशाला डिसाइड नहीं किया क्या करना है। ओहो, मस्ती की पाठशाला भी करनी है शुक्रवार को, और कल एक्सपायरी का दिन भी है, अमेरिका का भी पूरा एक्शन है, नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है। तो कल सुबह 7 बजे फिर से आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेंगे। बग्गा साहब का धन्यवाद, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी, आशु सर और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।